Yes, Jasdeep. Good morning, everyone. Welcome to the final session of our Summer Camp 2024, dedicated to the prevention of blindness. I'm your host, Jasdeep Kaur, and we are delighted to have with us Dr. Kirti Jain. Dr. Kirti Jain is a general ophthalmologist with core interest in prevention of blindness and advancement of yoga. She runs a non-profit by the name Aronya Foundation, which is dedicated to the cause. Dr. Jain will be sharing valuable insights on retinitis pigmentosa, RP, the most common cause of blindness. Welcome to the show, Dr. Jain. Thank you. Thank you all, and good morning to everyone. Good morning, Kirti. Yeah. So let's first start with understanding what retinitis pigmentosa is. जो रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा है वो बेसिकली हेरिडिटरी बीमारी है जो पैदा होता है बच्चा तभी से वो आ जाती है। इसमें क्या होता है, जैसे हम दिन में देख रहे हैं और रात में देख रहे हैं, इन दोनों चीज़ों में हमारे जो आँख का पर्दा होता है, जो रेटिना बोलते हैं, उसमें एक तरीके के सेल्स होते हैं। दोनों विजन के लिए हमें अलग अलग तरीके के सेल्स चाहिए होते हैं, धूप के लिए अलग और रात के लिए अलग। तो जो रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा है वो रोड्स जो होते हैं जो नाइट विजन में हेल्प करते हैं उसको अफेक्ट करते हैं। उसमें क्या है, उसका डीजनरेशन, मतलब अगर हम एक सादी भाषा में बोले तो उसकी जो डेथ होने की प्रोसेस है एक तरीके से वो फास्ट होती है रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा में, और वो फीडेड ही आती है। तो जब वो फास्ट होती है तो जो शुरुआत में क्या होता है कि एक तो रात में देखने में दिक्कत होती है जो इनिशियली होता है, और धीरे धीरे साइड की विजन कम होती है। जैसे कि हम कोई पाइप में से देख रहे हैं, दो पाइप आँख के आगे लगा लिए और उस तरीके से देख रहे हो। इसके अलावा क्या होता है, समझो हम तेज लाइट में हैं और तेज लाइट से हम सडनली किसी डार्क जगह जा रहे हैं तो एकदम से दिखाई नहीं देता। तो ये तो होता है रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा में। पर अगर इसके साथ साथ, जैसे इसमें तो साइड की नजर जा रही है, पर अगर सेंटर की नजर भी जाती है तो वो अलग तरीके के सेल्स होते हैं। कभी कभी वो चीज आपस में एसोसिएटेड होती है। किसी किसी सिचुएशन में क्या होता है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा ये तो हो गया आइसोलेटेड, मतलब केवल आंख अफेक्ट हो रही है। किसी किसी को कभी कभी सुनने में दिक्कत, किडनी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, ऐसी एसोसिएटेड परेशानियां भी हो सकती हैं। तो हम मेनली तो यही पता चल, जो सबसे पहली जो कंप्लेंट हमारे पास आती है वो यही होती है कि रात को देखने में दिक्कत हो रही है या रात को दिखाई नहीं दे रहा। ये फर्स्ट सिम्टम होता है जिसकी वजह से कोई भी आता है और पता चलता है यूजुअली। और Okay. आप बताइए, अगर आप कुछ और जानना चाहते हो इस बारे में। हाँ, इसका डायग्नोस किस तरह से हो सकता है? मतलब अगर किसी को रात को दिखने में दिक्कत है तो अ, तो जैसे किसी को रात को देखने में दिक्कत होती है तो उसका होता है जो रेटिना चेकअप कहते हैं ना, पर्दे का चेकअप, हम्म, जिसमें कि जब आप चेकअप के लिए जाते हैं आपको दवाई डाल के बिठाया जाता है तकरीबन आधा एक घंटा। उसके हम्म, बाद रेटिना एग्जामिनेशन होता है। पहली चीज तो ये है। तो अगर डिजीज अच्छी खासी स्टेज पे आ गई है तब तो रेटिना एग्जामिनेशन से पता चल जाता है। पर कई बार क्या होता है, जब बिल्कुल शुरुआती वाली स्टेज होती है तो फिर हम्म, एडवांस टेस्ट होते हैं, जैसे ईआरजी और ऐसे वाले टेस्ट होते हैं, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं। तो उससे पता चलता है कि हाँ ये तकलीफ हो रही है, या समझो किसी की फैमिली में है, हम्म, मदर को है, फादर को है, या और कोई कजिन्स में किसी को है, तो उससे फिर कोरिलेशन निकलता है कि ये होने की प्रोबेबिलिटी है। पर अभी जो हम देखने अभी तक जो है सिनेरियो वो ये है कि यूजली जब तक वो दिखाने आता है कोई भी, तब तक एक एडवांस इतनी स्टेज होती है कि वो हम चेकअप करें तो पता चलती है कि वही है, क्योंकि टिपिकल होती है, जो अपीयरेंस होती है ना वो हम्म। अधिकतर बहुत क्लियर होती है कि ये यही बीमारी है। ओके, तो आपको रेटिना देख के पता चल जाता है कि इसको आरपी का हाँ कंडीशन हो हाँ सकता है। हाँ हाँ। ओके, तो इसके कॉजेस क्या होते हैं? जो
इसका किस जो मेन कॉज, सिर्फ एक ही कॉज है इसका मेन जो है, एक तो कोई मतलब हेरिडिटरी आ रही है, ये जीन्स जो होती है हमारी, उसी में ही कुछ समझो म्यूटेशंस कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, तो उसकी म्यूटेशन होती है कि जो मैं आपको बता रही थी कि रोड नामक एक वो होता है, एक सेल होता है रेटिना में, समझो वो हमारी लाइट की अडेप्टेशन के लिए मदद करता है, मतलब हमें रात को देखने में मदद करता है। तो वो खराब हो रहा है, वो जल्दी खराब हो रहा है, जल्दी नहीं, वो बहुत फास्ट खराब हो रहा है, ऐसा फीडेड आता है बॉडी में। ओके, तो अब वो जेनेटिक फीडेड प्रोग्रामिंग जिसको बोल सकते हैं हम जेनेटिक लोग। प्रोग्रामिंग हो गई वो, तो वो जेनेटिक प्रोग्रामिंग है। तो जेनेटिक अगर प्रोग्रामिंग है तो हम बाहर से, एज ऑफ नाउ स्टडीज चल रही है, पर हम बाहर से एज सच बहुत कुछ कर नहीं सकते कि भाई कोई दवाई दे दे तो उसको वो कर दे। तो चीजें चल रही हैं, वो उस प्रोसेस को स्लो कर सकती है, पर स्टॉप करने वाली चीजें अभी नहीं आई हैं। जो कुछ आई हैं या जो चल रही है वो सब क्लिनिकल ट्रायल हैं, वो कब बिल्कुल फुल फ्लेश्ड आएंगे अभी कहना बहुत मुश्किल है उस बारे में ना। ओके, तो जिस तरह से आपने बोला कि ये जेनेटिक है, हेरिडिटरी है, तो कुछ ऐसे समुदाय हैं क्या जिनमें ये ज्यादा प्रेवलेंट हो, ऐसा हाँ, तो देखने को अगर मिलता है? हम देखें, हम्म, आ, वैसे अगर मैं बताऊं तो जो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, 5,000 अगर लोग हैं तो उनमें एक जने को होने की प्रोबेबिलिटी है। पर ओके। यही जो रेशो है, अगर हम रूरल इंडिया में जाते हैं तो करीब तकरीबन 400 लोगों में एक जने को होने की प्रोबेबिलिटी है। उसमें जो कुछ कम्युनिटीज हैं जिनमें आपस में शादी अलाउड होती है, कजन्स आपस में शादी कर लेते हैं, हम्म, या आजकल सेम गोत्र, जो जैसे पहले हमारा ट्रेडिशन चला आ रहा था कि सेम गोत्र में शादी नहीं करते हैं, तो जब हम्म, सेम गोत्र में शादी हो या किसी वजह से जैसे कि फाइनेंशियल या कुछ बहुत पॉवर्टी वाले रीजंस होते हैं कि उस वजह से वो आपस में ही शादी कर लेते हैं, या कई बार प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, तो कुछ लोग आपस में शादी कर लेते हैं ताकि वो इश्यूज कम हो जाए। अब हम्म, इसमें क्या जो इशू आता है, समझो एक जना है जिसको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा नहीं है, हम्म, दो लोग हैं, समझो दो कजन्स हैं, दोनों को बीमारी नहीं है, हम्म, पर उनको वो जीन हो सकती है, वो कैरियर हो सकते हैं। कैरियर का मतलब है कि उनको बीमारी नहीं है पर वो डिजीज कैरी करते हैं। हम्म, अगर दो कैरियर आपस में मिल जाएंगे तो हम्म, बच्चे को डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी 50% है। ओके। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो कॉन्सैंग्विटी है मैरिजेस की, या हम्म, सेम गोत्र में हो गया, या किसी भी वजह से जो आपस में कजन्स की जो मैरिज है, अगर वो दोनों कैरियर होते हैं हम्म, तो बच्चे को होने की प्रोबेबिलिटी, डिजीज होने की, कैरियर होने की बात नहीं कर रहे, डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी 50% है, जो कि अच्छा खासा नंबर है। तो अगर ओके, हम देखें कि अभी एज ऑफ नाउ जो प्रिवेंशन हो सकता है इस बीमारी का, वो केवल एक ही चीज है कि कॉन्सैंग्विटी ऑफ मैरिजेस जो है वो बिल्कुल ही ना हो, तो उसका परसेंटेज कम हो सकता है कि आगे ओके, वो ना हो। ओके, तो मतलब दो दो आरपी पेशेंट्स हैं तो फिर उनको तो और ज्यादा दो चांसेस। आरपी है तब तो होने की प्रोबेबिलिटी आप समझ ही सकते हैं कि वो तो बहुत ही हाई है। या अगर दो आरपी के हैं तो बच्चे को होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो उसमें कुछ वो ही नहीं है, उसमें कोई थॉट, जब कैरियर की होने की प्रोबेबिलिटी 50% है जिनको डिजीज नहीं है, तो जो अगर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, एक और बात है कि वो प्रूवन हो, वो 100% प्रूवन हो कि वो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की वजह से ही ब्लाइंडनेस है, तब है ये बात। अब एक मिनट, ये चीज मैं अपने लिसनर्स को दोबारा रिइंफोर्स करना चाहूंगी, क्योंकि हमने जो नोट करा है, पहली बात तो इस सेशन का मेन हमारा टॉपिक जो हमने सेलेक्ट किया वो मैंने इसलिए करा था कि इतने टाइम से ब्लाइंडनेस के ऊपर काम करते हुए मैंने देखा है कि मेरे पास 90% केसेस जो हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या हमारा मतलब जिनके साथ भी मैं संपर्क में आई हूँ, वो 90% केसेस जो हैं वो आरपी के हैं। दिस आई टॉकिंग अबाउट इंडिया, आई डोंट नो कि बाकी जगह पर क्या चांसेस हैं और क्या वो है। तो इसलिए हमको लगा कि आरपी सबसे बड़ी एक वो है जिसको हमें मतलब एक बार उसके ऊपर बात करनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात जो मैम ने कही कि
हो सकता है कि कोई इंसान नहीं हो पर वो करियर हो और उसके वजह से चांसेस इतने बढ़ जाते हैं। मैंने देखा है ब्लाइंडनेस उसमें कम्युनिटी में बहुत सारे मैट्रिमोनियल साइट्स चल रही हैं, सिर्फ इस थॉट से कि अगर दोनों हस्बैंड वाइफ को अगर एक ही प्रॉब्लम होगी तो उनका लिविंग विल बी वेरी कंफर्टेबल, कि मतलब उनको एक ही जैसे प्रिकॉशन लेने होंगे, एक जैसे वो होंगे। तो ये उस सोच के साथ में विजुअली इम्पेयर्ड की शादी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन से ही हो, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग वो है। अभी तक मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर कीर्ति जैन कि उन्होंने ये चीज पे नजर रखी। तो ये आप लोगों के लिए भी है, और आप लोग ये चीज को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करना, कि अगर कोई आपको बता रहा है, जिनको नहीं ये बात पता है, तो उनको करना कि अगर करना है तो पहले टेस्ट करा लें, उसके बाद करें। Am और I इसमें right? एक और हाँ, और इसमें एक और चीज है, आजकल जेनेटिक काउंसलर होते हैं, तो ये भी हो सकता है कि समझो कोई बहुत इंटरेस्टेड है, कोई दो लोग आपस में बहुत पसंद कर रहे हैं, तो वो अपनी एक बार जीन मैपिंग होती है, जीन मतलब जीन से रिलेटेड चेकअप होता है कि कौन सा डिफेक्ट है, और उसके बेसिस पे काउंसलिंग होती है कि आगे फ्यूचर जनरेशन को होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। हो सकता है एक जने को रेटिनाइटिस हो, दूसरे को नहीं हो, किसी और वजह से हो, तो आइडियल या हो सकता है दोनों को हो, तो आइडियल ये रहेगा कि जीन की जो मतलब जो चेकअप होता है, जेनेटिक जो इवैल्यूएशन होती है वो कराई जाए। और देखिए कहने में तो बहुत आसान है, पर जब ये स्थिति होती है तब ये सब चीजें बातें नहीं आती हैं। पर प्रैक्टिकली अगर देखें तो वो चीज अगर करी हुई हो और फिर जेनेटिक काउंसलर से बात हो, तो वो एक सही अप्रोच रहेगी इस सिनेरियो को डील करने के लिए। जेनेटिक काउंसलर्स कितना इजीली मतलब है, जैसे मैं अगर मेरठ की बात करूं तो मेरठ मेडिकल कॉलेज में डू वी हैव एनी जेनेटिक काउंसलर? इसके लिए जो जेनेटिक काउंसलर्स चाहिए वो बहुत ही स्पेसिफिक, उनकी ट्रेनिंग भी अलग होती है। जहां तक मेरी नॉलेज है वहां तक तो काउंसलर्स हैं, पर जेनेटिक काउंसलर्स मतलब मैं 100% श्योर नहीं हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि जेनेटिक काउंसलर होंगे। पर इस सेशन के लिए मैंने किसी से बात करी थी, तो वो अभी उन्होंने मुझे वर्बली बोला है कि वो जेनेटिक काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा सकते हैं। उनका जो प्रेजेंस है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से लेके वो अक्रॉस द वर्ल्ड है। ओके और ओके। और वो जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उसमें भी वो कंट्रीब्यूट करते हैं। पर अभी मैं इसलिए कुछ बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहती, क्योंकि अभी मेरी एक ही जने से बात हुई है, उनका जो कंट्री हेड है उनसे बात नहीं हुई। पर जो फर्स्ट लेवल पे बात हुई थी वो भी मुझे बहुत प्रॉमिसिंग लग रही थी। उन्होंने कहा कि हम जेनेटिक काउंसलर से आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट अगर किसी को जरूरत है तो बात करा सकते हैं। मैंने आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उन्हें बताया था, और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर फिर कोई ऐसा कुछ निकलता है कैंडिडेट और कोई क्लिनिकल ट्रायल होता है तो हम वो उसमें ऐड हो जाए, तो उसके लिए भी हम कंसिडर कर सकते हैं। और पर अभी उसके लिए उस लेवल तक आने के लिए अभी हाँ, कंट्री हेड से जब तक बात नहीं होगी आई तब तक कुछ नहीं कर अंडरस्टैंड, बट सकते। आई रियली अप्रिशिएट कीर्ति कि आप इस दिशा में काम कर रही हैं, एंड यू थॉट ऑफ नैब मेरठ, वो हमारे लिए बहुत है। और एक वो बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है कि एटलीस्ट हम आपके थ्रू पता कर सकते हैं अगर किसी को वो जेनेटिक। मेरे लिए भी वो वाला जो डोमेन था ना वो आई ओपनर था। ये है कि कोई हम इधर उधर घूमे और कोई चीज है जो हमें डायरेक्ट बता रही है कि भाई ये चीज यूजफुल है कि नहीं, हमें घूम के नहीं जाना। जी जी जी। और अगर जीन को किसी को जेनेटिक कोई इन्वेस्टिगेशन करानी है और जरूरत पड़ती है तो वो मेरठ से भी सैंपल कलेक्ट करवा सकते हैं। वेरी गुड, Yeah, I एक्सीलेंट। was तो coming to that. अगर हमें जीनोम अपना एक्सट्रैक्ट कराना हो तो उसका क्या हाँ, तो वो प्रोसेस मेरठ से होता भी है? उसका उसका प्रोसेस। वो उसका ये है कि ब्लड सैंपल ही होता है, और वो उनकी जो प्रेजेंस है जो मैं आपको बता रही हूँ जो इसके लिए करते हैं, वो 256 कंट्रीज सिटीज में है, सॉरी। और उनसे जो मेरी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि हम कहीं से भी कलेक्ट करवा सकते हैं, आप चाहे किसी भी सिटी में हो। तो ओके अगर कभी जरूरत पड़ती है तो हम मेरठ से भी अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो सैंपल दे सकते हैं। ओके ओके एक्सीलेंट। ग्रेट। ओके, तो अगर मतलब अब
जैसे अगर हमें पता है कि हम कैरियर्स हैं या हमें पता है कि हमें आई डिसीज है, तब तो ठीक है। लेकिन जैसे मैं अपनी भी बात करूं, आई एम एन आरपी पेशेंट, लेकिन मेरे मदर एंड फादर या हमारे नियर एंसेस्टर्स में भी किसी को आरपी नहीं था। तो ऐसे सिनेरियोज में कैसे पता चले व्हाट शुड बी डन? इसमें हाँ, इसमें क्या है, आरपी ना बहुत तरीके की होती है। जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है, रिसेसिव, मतलब ये तो साइंटिफिक टर्म्स हैं, एक्स लिंक्ड होती हैं। अब इसमें ये है कि अगर कोई फैमिली में कैरियर चल रहा है ना, तो हमें नहीं पता ना, क्योंकि उसको तो डिजीज है नहीं, या पहली चीज। दूसरा एक होती है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि पूरे परिवार में, जैसे कुड़म्बा बोलते हैं, किसी को भी नहीं है पर एक जने को गई, उसको हम आइसोलेटेड बोलते हैं। तो वो भी परसेंटेज अच्छी खासी है, मेरे ख्याल से 20 से 25% लोगों में आइसोलेटेड होती है, कि कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है। तो आपके केस में ये भी हो सकता है कि आइसोलेटेड हो, या पीछे से ही कैरियर वाला सिस्टम चला आ रहा हो। मतलब ना फैमिली ट्री में जैसे हम वो बोलते हैं। अब इसमें शायद फिर ये आता है कि भैया आगे हमारी फैमिली में किसी को है कि नहीं। तो ये टेस्ट तो एज अर्ली एज टेस्ट कभी भी करा सकते हैं, इसकी कोई एज लिमिट तो है नहीं। ओके। कि अगर आप में से किसी का बेबी है तो उसका टेस्ट कभी भी हो सकता है। And what test will that be? वही सेम है, टेस्ट तो सेम है। अच्छा, वही रेटिना वाला जो आपने बताया? नहीं नहीं, जीनोम वो नहीं, एक्सट्रैक्ट। ब्लड। सॉरी, जेनेटिक वाला। हाँ, जेनेटिक वाला। क्योंकि समझो बच्चा है, बच्चे में तो रेटिना में चेंजेस आएंगे नहीं, वो तो एडल्ट, यूजली जब एडल्टहुड में जाते हैं तब पता चलता है। अब बच्चा है समझो 2 साल का, 5 साल का, और पेरेंट्स में रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा है, तो कहीं ना कहीं एंजाइटी तो है ही, और फियर भी है कि उसको होगा कि नहीं। तो उसका ये टेस्ट करा सकते हैं, ओके। ताकि हम थोड़ा सा प्रिपेयर रहें, उस हिसाब से कुछ काम करें कि वो प्रोसेस स्लो रहे। समझो अगर 5 साल 10 साल भी वो प्रोसेस डिले हो जाती है कुछ ऐड ऑन करने से, तो वो भी एक है ना कि हमें टाइम मिल गया, वो वाली चीज है। और तब तक हो सकता है कोई थेरेपी आ जाए। तो ये सब वो वाली चीजें हैं ना जो प्रोग्रेशन को स्लो कर सके कोई चीज, ताकि जब ट्रीटमेंट आए तो हम तब तक वहां तक पहुंच पाए। तो ये सब चीजें कर सकते हैं। या सो प्रोग्रेशन को स्लो करने पे भी मैं आऊंगी। उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई किड्स प्लान करे, जैसे बेबीज प्लान कर रहे हैं पेरेंट्स, और उनको पता है या तो वो कैरियर है या फिर उनको खुद को आरपी है, सो व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट्स एंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स शुड दे डू? कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि पहले से ही पता चले कि एम्ब्रियो में चांसेस हैं कि नहीं है आने के? कैन समथिंग हाँ लाइक दैट बी हाँ, उसके लिए ये है, प्रीनेटल टेस्ट होता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, जिस फ्लूइड में बच्चा होता है, डन? फ्लूइड को लेने से पता चल जाता है। अरे वाह। और उसकी सेंसिटिविटी भी बहुत हाई है। मेरी इसी सेशन के लिए मेरी एक फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट से बात हो रही थी कि भाई कितना परसेंटेज हाई है, कि कहती कि 100%, ओह माय उससे गॉडनेस, पता चल जाता है। दैट्स तो और नाइस। एज अर्ली एज फर्स्ट ट्रिमेस्टर, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सेकेंड ट्रिमेस्टर या बेबी बड़ा हो जाए तब तक इंतजार करना है। या तो फर्स्ट ट्रिमेस्टर में जब एमनियोटिक फ्लूइड बनना शुरू होता है और जब वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तभी पता चल जाता है। और ये टेस्ट मेरठ के थ्रू भी हो सकता है। समझो किसी को अगर है तो एमनियोटिक फ्लूइड जो भी पर्सन है, राइट पर्सन, उससे निकलवा के और वो सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजा जा सकता है। ओके। सो जैसे ही ये पता चले कि आपने कंसीव कर लिया है, देन यू हाँ कैन गो टू अ डॉक्टर एंड हाँ हाँ गेट योरसेल्फ हाँ, टेस्टेड। बिल्कुल 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 बिल्कुल। दैट्स वेरी नाइस। पर इसके तो लिए फिर कोलैबोरेट करना पड़ेगा, मतलब जो सैंपल निकालेगा वो अलग जना होगा, और कलेक्ट मतलब जो उसको चेक करेगा वो अलग होगा, मतलब वो एज अ टीम वर्क करना होगा। ओके। ये अगेन जो थोड़े यंग लिसनर्स हैं उनके लिए मैं बताऊं कि ये जो प्री नेटल वाली मैम बात कर रही हैं, इसमें ये चीज बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट 3 मंथ्स में टेस्ट हो सकता है। मतलब आई एम नॉट श्योर कि डाउन सिंड्रोम या किसी में बहुत जल्दी पता नहीं चलता। तो उसमें हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा लीगल वो है, राइट्स ऑफ एबॉर्शन, एबॉर्टिंग अ चाइल्ड, लाइक सपोज पेरेंट्स डिसाइड,
तो वो 3rd मंथ के बाद मेडिकली हम लोग मतलब हमारी कंट्री में अलाउ नहीं किया जाता। आई थिंक सब जगह ऐसा ही होता होगा। तो ये अगर फर्स्ट 3 मंथ्स में पता चल रहा है तो दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड डॉक्टर कीर्ति, आपने बहुत होमवर्क किया है, आपने बहुत अलग अलग लोगों से इस सेशन के लिए बात की है। एक्चुअली मैं टू बी ऑनेस्ट, रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा हम मतलब हमारे लिए भी सभी के लिए ही चैलेंज है। तो एक मुझे लगता है कि एक सिंगल पॉइंट कांटेक्ट होना चाहिए जी जिससे हमारी 100% जो चीजें हैं वो एटलीस्ट इतना तो हो जाए कि हम कंफर्टेबल हो जाए कि हाँ, अगर हमें ये करना है तो हम इसी से बात करनी है, हमें और कहीं देखना ही नहीं। तो वो वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट मेंटल पीस तो रहे चीजों के लिए स्ट्रेट तो रहे कि कहाँ जाना है, क्या करना है, रास्ता सीधा रहे। बहुत Yeah. बढ़िया। नाइस। और इसमें एक और चीज भी जो मेरे सुनने में आई थी, आई लाइक टू क्लैरिफाई दैट, क्योंकि टेस्ट ट्यूब बेबीज के भी ऑप्शंस होते हैं, तो पीपल से दैट यू कैन गो फॉर दैट आल्सो, और उसके अंदर फिर और टेस्टिंग इजी हो जाती है। सो व्हाट डू यू रिकमेंड कि टेस्ट ट्यूब बेबीज इज अ बेटर ऑप्शन, या फिर अगर कंसीव कर लिया उसके बाद? टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो जन्म में क्या जाता है, बेबी टेस्ट ट्यूब में है। वैसा नहीं है, फर्टिलाइजेशन बाहर होता है पर जीन्स तो वही रहेंगी ना। हाँ, लेकिन वो फिर मतलब मदर के बॉडी के अंदर जाने से पहले ही इट कैन बी टेस्टेड। ये वाला मेरे मेरे लेवल से काफी हाई वो है, मतलब मुझे भी नहीं पता, पर ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मुझे पता करना पड़ेगा। तो ये जब मुझे पता चलेगा तो मैं कम्युनिकेट करूंगी इसके बारे में। मैंने ये वाले इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता कि इस तरीके से बाहर फर्टिलाइज होगा तब चेक कर सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है मुझे। हाँ, तो नेक्स्ट मैं ये पूछना चाह रही थी कि अब जैसे अगर जैसे किड हो गया, किसी का बच्चा है, अब अभी वो ये वेबिनार सुन रहे हैं या अभी उनको इन्फॉर्मेशन आई कि इस तरह से हम लोग बच्चे की भी हमें टेस्टिंग करानी चाहिए, तो एंड दे हैव, अब उस केस में अगर किसी को पता चलता है कि है ये कंडीशन होने के चांसेस, सो व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन? मतलब अभी ये नहीं पता कि बच्चे को हुआ है कि नहीं, बिकॉज जैसे आपने बोला ना कि रेटिना देख के नहीं पता चलता अर्ली ऑन, एंड लेटर हाँ। पता चलता है। तो लेकिन जैसे है, अगर कोई कैरियर है और इस तरह से है, मतलब पेरेंट्स को नहीं है लेकिन बच्चे को ऐसा हो सकता है, तो उस केस में क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? या सबसे पहला तो है कि आई चेकअप मस्ट है, जो हम्म, डायलेट करके फंडस इवैल्यूएशन करते हैं। हम्म, और एक बेसलाइन ईआरजी होता है टेस्ट, वो होने की जरूरत है ताकि हमारे पास इनिशियल रीडिंग रहे कि रेटिना का फंक्शन जो है, अगर मैं एक सादी भाषा में बोलूं तो वो पता चले। दूसरा ओके, स्टेप ये हो गया। तीसरा हुआ कि वही जीन्स के लिए चेकअप। ओके, अगर समझो, अगर जीन के लिए चेकअप कराया, किसी को हम्म, डाउट है और उस पर नहीं है, तो उसका कितना बड़ा रिलीफ है ना। या है ना। राइट, राइट, तो राइट, जो डर है वो तो एक ही है। और हाँ, जीन अगर चेक हो गई, अगर वो नॉर्मल आती है, तो आपकी लाइफ कितनी वो हो जाती है ना, इजी हो जाती है। और या अगर कुछ आता है तो आप अपने आप को मेंटली उस चीज के लिए तैयार रखते हो। प्रिपेयर हो सकता एक है। तरीके से बच्चे को भी उस तरीके से उस जोन में जाने के लिए कहीं ना कहीं किसी तरीके का सपोर्ट देते हो, और फिर एजुकेशन भी उसी तरह से मोल्ड कर सकते हैं, ओके, ये तो ना, मतलब टीचिंग भी। या या तो ईआरजी जैसे आपने बोला, तो ईआरजी कितना फ्रीक्वेंटली कराना चाहिए हमें? ये मुझे भी देखना पड़ेगा, ओके, इसके बारे में मैं अभी नहीं बता सकती, मतलब मुझे भी नहीं पता कि कितना जल्दी कराना चाहिए। ओके, पर मैं आपके एक तो टेस्ट ट्यूब वाला और इसका क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा क्लिनिकली, वो जितने रेलेवेंट हो क्लिनिकली, ऐसा नहीं है कि भैया 6 महीने पे करा लिया, पता चले उसका कोई रोल ही नहीं है। या रोल उसका 2 साल पे कराने पे है, तो हम 6 महीने पे क्यों कराएं। तो या वो मुझे थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस तरफ सोचा भी नहीं था कि कितना फ्रिक्वेंटली कराना चाहिए। जी, यूजुअली हम रेटिना जो चेक करते हैं वो ईयरली करते हैं। हम्म, रेटिना ईयरली होता है, ईआरजी मुझे भी देखना पड़ेगा। ओके, ओके। अच्छा, अब जैसे किसी को पता चल गया कि आरपी
हो गया है, मतलब है, अब प्रोग्रेशन इज अ बिग प्रॉब्लम, तो उसको हाँ। डिले कैसे किया जाए? लेट्स कम टू दैट बिकॉज दैट्स आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये और बहुत शायद इम्पोर्टेंट है। या हाँ, जी इसमें ये है कि हमें सबसे पहले हमें ये पता हो कि ये हो क्यों रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये इसलिए होता है कि अ, जो एक पिगमेंट है रेटिना में जो हमारी नाइट विजन में मदद करता है वो जल्दी डिजेनरेट हो रहा है, मतलब एज हो रहा है। एजिंग एजिंग की तरह ना होके समझो सुपर फास्ट या मतलब बिल्कुल ही जैसे रॉकेट की तरह हो रहा है। या तो अगर हम एक नॉर्मल सिनेरियो में देखें कि हमारी एजिंग स्लो हो तो हमें क्या क्या चाहिए होता है। हमें चाहिए होता है कि हम अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्शन रखें। दूसरा हमें होता है कि हम डाइट उस तरह से लें। ओके मेन ये दो चीजें होती हैं। और तो जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि जो तेज लाइट है उसमें जाना अवॉइड करें, क्योंकि जो तेज लाइट है वो उस पिगमेंट को जल्दी से मतलब उसकी एक्टिविटी को बढ़ाती है। अगर जाहिर सी बात है उसकी एक्टिविटी ज्यादा होगी तो वो जल्दी एज होगा। मतलब मैं एज वर्ड इसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। या या एक्चुअल वर्ड दूसरा है उसका। एपोप्टोसिस होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो एक्चुअल वर्ड वो है, ये मैं एक सिंपल उसको सिंप्लीफाई करने के लिए बता रही हूँ। या तो अगर हम धूप में जा रहे हैं तो हम 100% यूवी प्रोटेक्शन वाला चश्मा लें। इसमें जो गॉगल्स में भी आप देखेंगे कि सड़क पे ना कॉर्नर पे मिलते रहते हैं, नहीं, ब्लैक ग्लासेस, वो कभी भी ना लें। ओके उससे क्या है कि जो हमारा प्यूपिल होता है वो डायलेट होता है, उससे रेज मतलब धूप लगेगी नहीं पर वो रेज ज्यादा जाएंगी जो नुकसान पहुंचाती हैं। ओके तो ट्रस्टेड जगह से 100% यूवी प्रोटेक्शन वाला गॉगल्स लगाना है। अगर हम रात में अगर हम है जहाँ पे तेज लाइट वगैरह है तो हम टिंटेड ग्लासेस यूज कर सकते हैं, ओके जिसमें हल्का टिंट हो जो उसकी लाइट की जो ग्लेयर और सब जो होती है ना ब्राइटनेस उसको कम कर सके। तीसरा जो मुझे लगता है, हालांकि मैंने ये पढ़ा नहीं है पर मैं उसको कोरिलेट कर पा रही हूँ कि जितने भी CFL है, LED है, उनकी लाइट्स बहुत तेज होती है। अगर आप खुद देखोगे जो येलो कलर की लाइट होती है ना वो सबसे ज्यादा सूदिंग होती है। तो थोड़ा सा जो घर में भी जो लाइट ब्राइट की जगह ना थोड़ी डल रखें ताकि वो पिगमेंट की जो डीसेचुरेशन होती है वो स्लो रहे। डेली में किसी ओके पार्टी में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं तो टिंटेड ग्लास लगा के जाएं ताकि आपको डायरेक्ट लाइट ना लगे। ओके जहां पे भी ब्राइट लाइट है दिन के वक्त 100% यूवी प्रोटेक्शन, रात को टिंटेड ग्लासेस, और घर में जो लाइट है उसकी ब्राइटनेस वगैरह कम हो। ओके सो येलो लाइट्स आर प्रेफरेबल। मैंने एक्चुअली एक ये- मैं आपके पंक्चरिस्ट हैं उनके पास गई थी फॉर सम हाँ ट्रीटमेंट, तो हाँ उन्होंने हाँ। अपने पूरे क्लिनिक में येलो लाइट्स लगाई हुई थी। वो इसीलिए क्योंकि येलो लाइट क्या होती है, सबसे सूदिंग होती है। हाँ 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 अगर ओके आप रात के अगर आप पहले देखेंगे पहले घरों में, अब तो नहीं है ये चलन, जब हम छोटे थे तो घरों में ना या तो येलो कलर का या रेड कलर का नाइट लाइट लैम्प होता था। यस वो इसीलिए होता था क्योंकि वो स्लीप को डिस्टर्ब नहीं करता। जो व्हाइट लाइट है वो स्लीप को भी डिस्टर्ब करती है। ओके ओके तो अच्छा ये तो लाइट का हो गया। एंड व्हाट अबाउट स्क्रीन, जैसे हम मोबाइल स्क्रीन की बात करें एंड लैपटॉप मोबाइल की। स्क्रीन पे, हाँ, मोबाइल स्क्रीन पर भी यही है, एक तो उसकी ब्राइटनेस कम रखें, हम्म है ना, मिनिमम पॉसिबल, जितनी आपको जरूरत है उससे थोड़ी सी भी ज्यादा नहीं। हम्म, दूसरा, हमारे जो फोन्स पे है जो ब्लू लाइट ब्लॉकिंग फिल्टर होता है ना, हाँ जी हर फोन पे होता है, अलग अलग नाम से होगा, वो आप देखेंगे पता चल जाएगा। ओके नाइट विजन में भी वो होता है और आई कंफर्ट में भी होता है। तो वो ऑन करके रखे ताकि ब्लू लाइट ना जाए क्योंकि वो डैमेजिंग इफेक्ट होता है उसका। अच्छा कुल मिला के अगर हम ब्राइटनेस उसकी कम रखते हैं तो उससे प्रोटेक्शन हो सकता है। और अगर आपको डाउट है कि मेरे फोन में या मेरे कंप्यूटर में नहीं है तो जो ग्लासेस है वो फिर हम एंटी ग्लेयर कोटिंग के विद ब्लू लाइट प्रोटेक्शन बनते हैं, वो बनवा सकते हैं। तो वो प्रोटेक्शन कर देगा, पर ब्लू लाइट ना थोड़ी सी जानी भी जरूरी है। मतलब मैं ब्लू लाइट पूरा दिन लगाने के फेवर में नहीं हूँ
क्योंकि ब्लू लाइट से बहुत सारे हार्मोनल जो चेंजेस जो जरूरी होते हैं और जो स्लीप है वो जरूरी होती है, तो वो बैलेंस हमें देखना जरूरी है ओके है ना। तो आइडियली ये रहेगा कि ब्राइटनेस कंट्रोल करें, हम्म, फोन में ही ब्लू लाइट ऑन करें, ताकि हमें नेचुरल जो सनलाइट से जो ब्लू लाइट आ रही है एटलीस्ट वो हमारी आंखों में जाए। पर अगर हमने चश्मा लगा लिया तो नेचुरल वाली भी नहीं जाएगी। नहीं जाएगी, एग्जैक्टली, यस। हाँ, पर अगर जी। कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर करना जरूरी है, तो वो हमें हमारी पर्सनल जो स्पेस है उसके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, तो लैपटॉप और मोबाइल में इस तरह से हमें ट्राई करना चाहिए कि ब्लू लाइट का जो फिल्टर्स है या तो वो हाँ, यूज किया जाए ऐसे या ऐप फिर। भी होती है, ऐप भी होती है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके ओके। और फिर जैसे आपने फूड का बोला, हाँ, तो फूड या लाइफस्टाइल, इन दोनों को ही हम कवर करते जसदीप, एक सेकंड में जो मैम ने अभी कहा लाइट के लिए, उसके लिए मैंने इनका उसमें प्रोफाइल में देखा है, ये फ्री में बहुत सारे बच्चों के लिए ये सेशंस कंडक्ट करती हैं, जहाँ पे ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले उसमें जाके और स्कूल किड्स को बताती हैं कि मोबाइल कितना नुकसान देता है। बिकॉज आजकल हमने भी देखा है कि हर उसमें, हर इनकम ग्रुप में इवन मेड्स अपने बच्चों को खेलने के लिए मोबाइल पकड़ा देती हैं, वो कुछ ना कुछ खेलते रहते हैं उसमें। तो डॉक्टर कीर्ति जैन इज वेरी एंटी, और हम लोगों में जो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने एक दूसरे में कॉमन पाई हैं, उसमें एक ये भी है। आई वाज वेरी हैप्पी टू सी हर पोस्ट। और ये मैसेज सारे लो विजन स्टूडेंट्स के लिए है, जो आप लोग अभी जिनका नहीं लॉस हुआ है। मैंने अक्सर देखा है कि जो लो विजन बच्चे हैं वो बजाय उसको टॉकिंग फॉर्म में यूज करने के, वो बिल्कुल मोबाइल स्क्रीन को अपनी आंख के पास ले आते हैं, मतलब से 1 या 2 इंच, और उसके बाद उसमें पढ़ने की कोशिश करते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन प्रैक्टिस अमंग द विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, आई हैव सीन, आई हैव नोटिस्ड। और बहुत मेरे को अजीब, मतलब मुझे इसका साइंटिफिक वो नहीं पता था, बट जो डॉक्टर कीर्ति जैन बोल रही है, प्लीज इसको ध्यान से सुनो, और जितना विजन है उसको बचा के रखो, उसको इस तरह से नहीं वेस्ट करना। जसदीप, योर नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट द डाइट, आई थिंक। यस यस। हाँ, डाइट पे अगर हम आए तो एक्चुअली ना, हम लोग जो भी बोलते हैं एज अ डॉक्टर, तो बहुत सारी साइंटिफिक बेसिस होते हैं, उसके ऊपर ये बात करी जाती है। पर हैरानी की बात यह है कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में बहुत कुछ भी 100% जैसे होता है ना, जैसे 100% स्ट्रांगली कुछ भी नहीं बोला गया। पर विटामिन ए का सप्लीमेंटेशन, विटामिन ए का उसका रोल है, क्योंकि वो विटामिन ए चाहिए होता है उसी वाले पिगमेंट को बनाने के लिए जो हमारी नाइट विजन में मदद करता है, जिसकी एजिंग में बोल रही हूँ जल्दी हो जाती है। ओके तो विटामिन ए काफी लोग लेते हैं, और जो स्टडीज हुई है उसमें उसके हिसाब से 1500 इंटरनेशनल यूनिट रोज का। पर जब कोई विटामिन ए का सप्लीमेंट ले रहा है तो उसे 2 चीजों का खास ध्यान रखना है। एक तो लिवर फंक्शन टेस्ट जो है रूटीन में कराने हैं, क्योंकि विटामिन ए का अगर ओवर डोसेज हो रहा है उसकी बॉडी में तो उससे लिवर अफेक्ट होता है, तो वो एटलीस्ट वो पता होना चाहिए कि वो अफेक्ट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, अगर किसी ने कंसीव किया है तो उसे नेचुरल विटामिन ए जो भी ले रहे हैं वो लेना चाहिए, सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो टेराटोजेनिक होता है। टेराटोजेनिक का मतलब हुआ कि बच्चे में एबनॉर्मेलिटी, कि कोई उसका बॉडी पार्ट पूरा ना बन पाना, टेराटोजेनिक होता है। तो विटामिन ए का रिस्पॉन्स जो है वो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के प्रोग्रेशन को स्लो करता है। सो विटामिन ए जैसे आपने बोला, इसमें मेरे ख्याल से एक पैल्मिटेट होता है। इट्स नॉट, मतलब कोई भी विटामिन ए नहीं ले सकते ना, इट्स अ स्पेसिफिक, देयर आर आई थिंक 2 टाइप्स, मुझे इतना नहीं आइडिया बट। हाँ, विटामिन ए का क्या है, एक जनरल टर्म है। या इसमें ना विटामिन ए होता है, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, तो जो विटामिन ए है वो तो मार्केट में एक ही उसमें अवेलेबल होता है जो फॉर्म है, और तो नेचुरल है। दूसरा होता है कैरोटीनॉइड्स होते हैं, और ल्यूटिन जियाजेंथिन होते हैं, इनका अलग रोल है। तो ये जो 2 तरीके के हैं, जैसे विटामिन है वो पेरिफेरल विजन के लिए चाहिए, और जो ल्यूटिन जियाजेंथिन है जो उसी का ही मतलब आसपास वाला है वो सेंट्रल विजन के लिए चाहिए।
Okay. तो हमें डाइट में विटामिन ए भी चाहिए और ऐसा सोर्स भी चाहिए जो ल्यूटिन जियाजेंथिन बोलते हैं, क्योंकि वो सेंट्रल विजन के लिए है। क्योंकि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में पेरिफेरी से जा रही है, तो हमें सेंट्रल को स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि उसकी एजिंग भी स्लो रहे ना, ताकि हम जो बीच से देख रहे हैं वो भी लंबे समय तक देखते रहें। Okay. तो Okay. विटामिन ए का सोर्स भी हो गया और ल्यूटिन जियाजेंथिन भी लेना है। और विटामिन ए लेते हुए खास तौर पे लिवर फंक्शन टेस्ट कराने हैं। दूसरा, अगर कोई एक्सपेक्टिंग मदर है तो वो आर्टिफिशियल सोर्स ना ले, वो केवल नेचुरल चीजें लें ताकि बच्चे को कोई इल इफेक्ट ना हो। तो ये मेन बात है जो विटामिन ए लेते हुए ध्यान रखनी है। ओवर नहीं करना है, ऐसा नहीं करना कि ज्यादा ले लेंगे तो उससे ज्यादा फायदा हो जाएगा। ज्यादा लेने से नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो वो हर चीज का बैलेंस जरूरी है। तो जो भी डॉक्टर सजेस्ट करें डोजेज उतना ही हाँ, उसके डोजेज हिसाब से। लेना चाहिए। या पर क्योंकि नेचुरल तो हम ले ही vitamins- सकते हैं ना, नेचुरल या तो ले ही सकते हैं। जी जी जी। और तीसरी चीज है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। जितनी भी सीड्स हैं, हमारी चिया सीड्स हो गई, वॉलनट हो गए या फ्लेक्स सीड्स हो गई, वो भी ऑक्सीडेशन को कम करती है, तो वो डाइट में ऐड करनी बहुत जरूरी है। ओके। ठीक है। अब इसको भी लेने के दो तरीके हैं, या तो हम भिगो के लेते हैं या हम उसको हल्का सा रोस्ट करके लेते हैं। ठीक है। पर भिगो के लेने से उसकी जो एफिशिएंसी है बढ़ती है वो, तो हमेशा जो सीड्स हैं उनको सोक करके लेना चाहिए। ओके ओके। तो वो लेने से जो डीएचए चाहिए होता है वो ऑक्सीडेशन को कम करता है, जो सेल की जो डिजेनरेटिंग होती है उसको स्लो करता है। तो ये तो हम रूटीन डाइट में अपने ऐड कर सकते हैं ना। रूटीन डाइट में ग्रीन वेजिटेबल हो गए या और येलो वेजिटेबल हो गए, फ्रूट्स हो गए, ओके और सीड्स हो गई। अब वेजिटेबल में भी हम स्मार्टली कैसे एक्ट कर सकते हैं, समझो येलो कलर वेजिटेबल में ल्यूटिन की मात्रा ज्यादा होती है। तो अगर आपको पता है कद्दू, सभी को पता होगा ना, कद्दू की सब्जी बनती है जो आप लेने जा रहे हैं, उसमें आप अगर उसी वक्त अगर खरीदते हुए जो ज्यादा पीला है वो लेंगे तो आप उतनी ही क्वांटिटी खाएंगे पर ल्यूटिन की मात्रा आपको ज्यादा मिलेगी। ओके। तो मतलब हम छोटा सा कोई चेंज करते हैं, केवल स्मार्ट बाय भी करते हैं, तो हम उतनी ही क्वांटिटी सब्जी खाएंगे पर हमें न्यूट्रिटिव कंपोनेंट हमारा बढ़ जाएगा। मैंगोज इन दैट सेंस आर वेरी गुड। वो सभी को ही पसंद आएगा। या ओके। तो इसके अलावा विटामिन ई का भी कोई रोल होता है क्या इसके अंदर? विटामिन ई का एक्चुअली ना, विटामिन ई का ना बहुत डबल एज स्वॉर्ड की तरह दिया हुआ है। ओके। कुछ तरीके के रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा होते हैं जिसमें विटामिन ई बहुत हेल्प करता है, और कुछ टाइप का होता है जिसमें विटामिन ही एडवाइजेबल नहीं है। मुझे ये लगा, मतलब इस सेशन के आने से पहले जो मैंने थोड़ा इस चीज को स्टडी किया विटामिन ई से रिलेटेड, वो जब तक आपका जीन का मैपिंग ना हुआ हो तब तक एक्स्ट्रा सोर्स मतलब बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। ओके ओके। एक तरीके की रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है जिसमें ड्रामेटिक इफेक्ट है, मतलब पॉजिटिवली बहुत अच्छा इफेक्ट है। और एक जो पीछे स्टडी हुई उसमें विटामिन ई से प्रोग्रेशन फास्ट हुआ। ओके। ओह, तो अभी मैं इतनी मेरी उसमें एक्सपर्टाइज भी नहीं है कि मैं विटामिन ई के लिए वो कर पाऊं। जैसे विटामिन ए का सभी को पता है प्रोग्रेशन स्लो करेगा, ल्यूटिन जियाजेंथिन यूजफुल है सबको पता है, डीएचए मतलब ओमेगा 3 फैटी एसिड यूजफुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर विटामिन ई का दोनों चीजें लिखी हुई हैं। ओके ओके। तो विटामिन ई के बारे में अभी मेरी नॉलेज भी उतनी नहीं है कि मैं आपको 100% जैसे होता है ना कि आप लो, अभी मैं वो रिकमेंड नहीं कर सकती। ओके। एंड एंटीऑक्सीडेंट्स भी कई डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। हाँ, तो ये जैसे ये जो है जो ओमेगा 3 है, ये दिस एक्ट्स एज एंटीऑक्सीडेंट ओनली। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का तो फायदा होगा ही, वो तो आप जो भी अवेलेबल है चाहे नेचुरल है या जो भी है वो ले सकते हैं, और डाइट में भी जो हाई रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स है वो ऐड कर सकते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का तो कोई नुकसान है ही नहीं, वो तो ऐड ऑन रहेगा ही। या
क्योंकि वो Okay. ऑक्सीडेशन को, जी जैसे जी। ओमेगा 3S टैबलेट्स किसी ने पूछा है कि वो ले सकते हैं कि नहीं, तो हम्म, ओमेगा 3S टैबलेट्स ले सकते हैं। बात ये है कि हम कितना नेचुरल चीजों पे भी रहें, ताकि हमें उसका और जो एडिड एडवांटेज है ना उसका, सब जो कोई भी हम सीड्स ले रहे हैं तो उसमें सिर्फ एक ही कंटेंट तो है नहीं, उसके और भी कंटेंट हैं। तो अगर कोई नेचुरल किसी वजह से नहीं ले पा रहा तो वो टैबलेट्स भी ले सकता है। ओके। या तो इसमें योगा भी किसी तरह से हेल्प कर सकता है क्या? योगा डेफिनेटली हेल्प करेगा। ऐसा कोई बहुत, जैसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की आप भी समझते हैं कि बहुत लिमिटेड स्टडीज हैं। या योगा क्या करता है, योगा हमारा जो सिस्टम है, एक तो अगर आप सुनेंगे अगर हम एक नॉर्मल सिनेरियो लें, आपने ये बात बहुत लोगों से सुनी होगी कि जो योग करते हैं उनकी एज ज्यादा होती है, जी। उनको और सब बीमारियां कम होती हैं और उनकी स्किन यंग होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या बता रहा है कि एजिंग स्लो हो गई। एग्जैक्टली या। ठीक है, मतलब अगर हम बहुत साइंटिफिक या हम एक कॉमन सेंस में अगर जाएं, तो जब ये सब चीज कर रहा है तो डेफिनेटली वो प्रोग्रेशन को तो स्लो करेगा ही, या या पर या। कितनी करेगा वो हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई। पर डेफिनेटली वो नुकसान तो नहीं करेगा, तो नुकसान जैसे नहीं करेगा, फायदा जी ही जी। करेगा। पर प्राणायाम भी जरूरी है। ओके ओके। तो प्राणायाम बेसिकली बिकॉज ऑक्सीजन का फ्लो भी बढ़ाता है हमारे। बढ़ेगा ना। हाँ, जी जी। ओके। और जैसे हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे थे तो मुझे लगता है जो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट फैक्टर एंड मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो स्ट्रेस है, जो कि ऑक्सीडेशन हमारी बॉडी में बहुत इंक्रीज करता है। तो बिल्कुल सही स्ट्रेस कह रहे का हैं। जी, तो स्ट्रेस का कितना रोल है इन प्रोग्रेशन वही ऑफ? मैं कह रही हूँ, स्ट्रेस का डेफिनेटली रोल होगा प्रोग्रेशन में, पर कोई स्टडीज नहीं है। ओके। ठीक है, अब स्ट्रेस जो है, अगर कोई योगा करता है और प्राणायाम करता है तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस कम हो जाता है। तो जो या। योगा है वो कहीं ना कहीं मल्टीपल लेवल पर उसको में इफेक्ट कर सकता है। एक तो ऑब्वियसली ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगी। दूसरा, स्ट्रेस कम होगा, स्ट्रेस कम होगा तो वो इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा। या। इसके अलावा अगर प्रोग्रेशन होता भी है, जब स्ट्रेस कम होगा तो एटलीस्ट मेंटली तो वो कंफर्टेबल होगा ना, मतलब एट ईज विद वन सेल्फ, वो वाला फैक्टर भी कहीं ना कहीं होगा। या। और जो मुझे लगता है एक और चीज, जैसे जब प्रोग्रेशन ऑफ ब्लाइंडनेस होता है तो लाइफस्टाइल सीडेंट्री हो जाता है। सीडेंट्री लाइफस्टाइल के साथ बहुत और सब अलग चीजें जुड़ी हुई, ओबेसिटी हो गई या हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या फॉल या कुछ भी। तो जब हम योगा करते हैं तो वो सब होने की प्रोबेबिलिटी भी कम होगी, ओके। बॉडी में बैलेंस भी आएगा। तो कहीं ना कहीं ये मल्टीपल लेवल पे अफेक्ट करेगा, एक लेवल तो नहीं है ये तो। ओवरऑल जैसे होता है ना, ओवरऑल वेलबींग के लिए काम कर सकता है। ओके। सो योगा एंड मेडिटेशन कैन आल्सो हेल्प। डेफिनेटली। या। और अगर हम क्लिनिकल ट्रायल्स की बात करें तो कितना अभी हम आगे, मतलब कितनी जल्दी हम होप कर सकते हैं for some treatment, because this is one thing that all the RP patients are really looking forward to. मैं भी समझ सकती हूँ इस बात को। Yeah. पर अभी तक जो सारी जो वो हैं सब क्लिनिकल ट्रायल्स में है, वो भी हर तरीके की रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के लिए नहीं है क्लिनिकल ट्रायल्स ना, वो भी स्पेसिफिक कुछ म्यूटेशंस हैं उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं। और इसमें बहुत सारी म्यूटेशंस हैं। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा सिर्फ एक म्यूटेशन की वजह से नहीं है, हो सकता है आप में जितने भी लोगों ने ज्वाइन कर रखा हो किसी में अलग वजह से हो, किसी में अलग वजह से हो। तो जो क्लिनिकल ट्रायल्स भी हो रहे हैं वो एक इन जनरल बीमारी के लिए नहीं है कि पूरी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के लिए है, वो स्पेसिफिक किसी को किसी टाइप का म्यूटेशन हुआ है उसके लिए। Okay. तो वो जो ट्रायल्स हैं अभी ट्रायल बेसिस पर ही चल रहा है वो सब। अभी वो कितना जल्दी आ, आ, मतलब जैसे होते हैं ना फुल फ्लेश एज अ ट्रीटमेंट आएगा, अभी कहना तो बहुत मुश्किल है। पर अभी जब शुरू ही नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता आगे अभी बहुत जल्दी कुछ हम एक्सपेक्ट करें। Okay.
तो ऑल्टरनेटिव जो हमारे मोडालिटीज होती हैं, जैसे हम एक्यूपंक्चर की बात करें या आयुर्वेदा की बात करें, क्या फिर आरपी पेशेंट्स को वहां पे जाना चाहिए इस तरह की चीजों में, या बिकॉज वो ये होता है ना कि वी डोंट नो, उसका कोई रिसर्च नहीं है, तो वो फायदेमंद होगा या किसी को नुकसान करे, वी डोंट नो अबाउट दैट। तो एक्चुअली देखो, मुझे तो पर्सनली आयुर्वेद पे बहुत विश्वास है। ओके। आयुर्वेद में मुझे बस ये लगता है कि हमें पता हो कि जो ट्रीटमेंट दे रहा है वो जेन्युइन दे रहा है कि नहीं। मतलब उसमें एलोपैथी कोई कंट्रीब्यूशन या स्टेरॉइड्स ऐड ऑन तो नहीं है। अगर वो टेस्टिंग करते हैं, अगर कोई जेन्युइन आयुर्वेदा है, कुछ साइंटिफिक स्टडी कुछ भी नहीं है, पर आयुर्वेद हमारा बहुत एडवांस हुआ करता था हमारे उसमें ना, इंडियन सिनेरियो में। तो कुछ भी इस पे कभी कोई बात हुई नहीं, ना ही मैंने कोई इस पे कोई डिस्कशन सुनी है। तो मैं उस पे कोई 100% कमेंट नहीं कर सकती, पर मुझे नहीं लगता कि एक्यूप्रेशर और आयुर्वेद से कोई कुछ चीज प्रोग्रेस हो सकती है। रिग्रेस नहीं हो सकती, तो स्लो हो सकती है, या स्लो नहीं हो सकती। ओके। तो मेरे को ये लगता है कि नुकसान तो शायद कुछ नहीं होगा अगर वैसे सोचा जाए तो। पर इस पे कुछ भी अवेलेबल है नहीं एज ऑफ नाउ ना। जी या जी अगर जी। होगा तो मैंने नहीं देखा कि ऐसा कुछ मुझे दिखाई दिया हो, क्योंकि मैं थोड़ा योगा के लिए और ये सब आयुर्वेद को लेके ना मैं फॉलो करती हूँ हर चीज पे। तो अभी मैं कम अक्रॉस भी नहीं हुई, पर आपने ये क्वेश्चन पूछा तो मैं थोड़ा पॉजिटिवली भी देखूंगी इस बारे में। ओके। क्योंकि योगा को मैंने पॉजिटिवली देखा है, पर आयुर्वेद वाला मैंने वैसे एंगल आरपी से रिलेटेड नहीं देखा। पर मैंने और चीजों से रिलेटेड देखा हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो फायदा करता ही है। ओके। Dr. Kirti, I might be sounding like a very negative person, तो मैं इसका एक नेगेटिव साइड बताना चाहती हूँ। मतलब अगर कोई अपने आप को अनम्यूट करके बोलना चाहे तो वो मेरी बात को काट सकता है या सपोर्ट कर सकता है। जनरली जब भी मैं किसी भी स्टूडेंट से बात करती हूँ और मैं पूछती हूँ कि भाई तुम्हारा एजुकेशन क्या है या क्या हुआ, तो जितने भी आरपी के पेशेंट्स जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उसमें से अगेन आई से 90% ऐसे हैं जिन्होंने अपने जो बहुत ही इम्पोर्टेंट 3-4 साल थे, किसी किसी ने ज्यादा भी खो दिए, क्योंकि जैसे ही एक तरह का डायग्नोसिस जैसे ही एक तरह का वो पता चला कि हाँ इसको ये है, तो पेरेंट्स ने, फैमिली ने, वेलविशर्स ने अपनी तरह से उनको बहुत सारी चीजें बताई कि आप साउथ में यहाँ चले जाओ, ये वाले बाबा जी हैं, चलो वो उनको आप छोड़ भी दो। तो उससे हुआ क्या कि उनका जो वो एजुकेशन का टाइम था या जो उनका एक तरह से रिहेबिलिटेशन का टाइम था, वो सिर्फ एक सही या गलत ट्रीटमेंट की खोज में चलता चला गया कि भाई 1 साल यहाँ था, 1 साल वहां। तो उनका वैसे आपने जो बोला कि सही बोला कि नुकसान नहीं हुआ, मतलब किसी की आईसाइट पे नुकसान नहीं हुआ, पर ये उनके फॉर्मेटिव ईयर थे जो उनके शायद कॉलेज में और उसमें था, तो वो अपने उससे आउट ऑफ टच हो गए कि उनको उसमें स्विच ओवर करने में टाइम लग गया। तो ये बात आपकी मुझे बिल्कुल सिर्फ ठीक है। ये नुकसान नजर आया। पर अगर वही बात है, जैसे आज का हमारा सेशन है, जी अगर समझो इसमें कोई पेरेंट्स सुन रहे हो और उनके बच्चे, मतलब उनको डर हो कि उनके बच्चे को तो नहीं होगा, अगर अवेयरनेस होती तो ये सब नहीं होता ना। जी 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 जी। तो बात सारी मुझे लगता है अवेयरनेस और एजुकेशन की है। अगर अवेयरनेस और एजुकेशन होती तो वो भी तो बेचारे घूमे इधर उधर, हाँ, नहीं पैसे भी नहीं, लगाए, समय और भी अच्छी लगाया और इंटेंशन टेंशन से भी हुआ। घूमे, अच्छी इंटेंशन से घूमे, सबका मतलब एक फायदा, सबका एक पर्पस तो वही था। उदित, आई थिंक यू वांटेड टू से समथिंग। No, ma'am. I'll let ma'am finish. Then I'll ओके add the ओके, idea. हाँ हाँ, हाँ, यस। मैडम संदीप बोल रहा नहीं, एक मिनट, डॉक्टर कीर्ति कुछ कह रही थी, वो मैंने बीच में नहीं, उदित मैं को। यही कह रही थी कि मेन इम्पोर्टेंट बात है जिस वजह से इतना सब होता है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। अगर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की बात करें तो कौन बात कर रहा है? हम्म आप कहीं इंटरनेट पे इस बारे में कभी डिस्कशन सुने? कि कभी भी नहीं होती। हम्म और बीमारियों के बारे में होती है, इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। तो एजुकेशन और अवेयरनेस, जैसे
जो क्लोज ग्रुप्स हैं जैसे आपका है वो बहुत जरूरी है, ताकि फ्यूचर में उनको ऐसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। नहीं, थैंक्स मुझे ये टॉपिक सेलेक्ट करते हुए मतलब सच में मैं बहुत दुविधा में थी कि मैं इसको लूं या नहीं लूं, but then I went ahead. But now I really feel कि if we are one of those few organizations who are talking about it, then I think कहीं पे हम राइट उस पे रास्ते पे चल रहे हैं। और मैं अभी इस बात पर एक चीज और कहना चाह रही हूँ। अभी मैंने जो अपना एक ध्येय बना लिया है वो ये है कि ये सब चीजों को ना सबके सामने लाना, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है ये बात, जैसे हम बात कर रहे हैं किसी को नहीं पता कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं और इसके लिए कुछ करने की लिए जरूरत है या सोसाइटल सपोर्ट की जरूरत है। तो मेरी एक ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी लोग अपना जिनका स्क्रीन पे फेस नहीं आ रहा, हम एक सबकी जो एक फोटो एक स्क्रीनशॉट लें और मैं ये बीमारी होती है इसके बारे में अपने पेज पे पोस्ट करना चाहती हूँ, ताकि जो मेरी फैमिली फ्रेंड्स हैं डिस्टेंट नियर जो भी हैं वो एटलीस्ट प्रेजेंट हो इस चीज के लिए। किसी को रात में देखने में तकलीफ हो रही है तो वो उसको अवेयर कराएं, या अलग तरीके से भी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं ना। हो सकता है उन्हें लगे कि अच्छा आप लोग एजुकेट करते हो और हम उनको जॉब अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, तो किसी भी तरीके से। तो मतलब ये है बात को स्प्रेड करने की बात है, तो इसलिए जिनकी भी स्क्रीन ऑफ है ताकि आप लोग, एटलीस्ट हाँ, नहीं ये मैम ने बहुत अच्छा कहा, आप लोग चाहे तो अपना वीडियो ऑन कर लो। और जो मैं हर बार कहती हूँ, पता नहीं आजकल बॉयज जो है वो लड़कियों से ज्यादा झिझकते हैं। एक हम फोटो क्लिक कर लें ताकि हम सोशल मीडिया पे डाल सके कि इस तरीके का वेबिनार हुआ, हमने ये डिस्कस किया और ये चीज एग्जिस्ट करती है। नहीं, ये YouTube पे जाएगा, दिस वीक ही जाएगा। और जितने लोग देख रहे हो वो तुम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे सिर्फ हमें उसमें कुछ नहीं मिलेगा सिवाय अवेयरनेस क्रिएट करने के। और अवेयरनेस आपने बताया कि आपको जब आपको नहीं पता था या आपकी फैमिली को पहली बार पता चला तो कितनी एक परेशानी थी। अभी एटलीस्ट आप और कुछ नहीं तो आप लोग डॉक्टर कीर्ति जैन जैसे लोग जो इस दिशा में काम कर रहे हैं आप उनसे पूछ सकते हो। इफ एनीबडी कॉन्टेक्ट्स नैब मेरठ फॉर एनीथिंग, मैंने पूरी मैम की जितनी बातें थी लाइक ए स्कूल गर्ल मैंने सारी नोट कर ली हैं। तो एटलीस्ट नाउ आई फील मोर एम्पावर्ड एंड मोर नॉलेजेबल। मुझे भी आधी चीजें नहीं पता थी, आधी क्या आई थिंक 75% बातें मुझे नहीं पता थी। तो ये जितनी तुम्हें बातें समझ में आई है वो आप लोग भी बोलो। आई थिंक वी कैन ओपन इट फॉर एक इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, बिकॉज दिस इज कमिंग फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरे एक जानकार है जो आरपी पेशेंट ही हैं, लेकिन बिकॉज उन्होंने रिलीजियसली एंटीऑक्सीडेंट ओमेगा-3 एंड टेबलेट्स खाई थी रिलीजियसली, लाइक आफ्टर मतलब 2 months के लिए खाते थे, फिर 1 महीने का ब्रेक ले लेते थे इस तरह से। एंड उनका जो प्रोग्रेशन था वो बहुत ही स्लो था, and he's right now in his 50s, but still he can see quite a lot of things. Excellent. I think जसदीप उनका अगर हम रिकॉर्ड कर सके और हम उसको अपने उस पे लगा सके तो, क्योंकि मैंने भी ये चीज नोट करी है कि कई लोगों का जैसे 3rd 4th स्टैंडर्ड से वो बताते हैं, कई का बहुत लेट होता है। तो आई रियली डोंट नो, उसका शायद आप बता रहे हो कि म्यूटेशन की बात है कि किसी का अलग किसी का वो हो सकता है। उदित, Turn microphone off. Microphone on. उदित अग्रवाल, Raise your hand. You raised your hand. Lower your hand. हाँ Turn microphone on. पूछ लीजिए, आपको पूछना है पर फिर अपना म्यूट कर लीजिएगा उसके बाद। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग संदीप दिस साइड। एक तो मैं ये बताना चाहूंगा, बल्कि पहले पूछ लेता हूँ। एक मुझे किसी ने एडवाइस किया था, शंकर नेत्रालय साउथ इंडिया में है कोई हॉस्पिटल, वहाँ रेटिनिटिस पिगमेंटोसा का शायद ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इज दैट पॉसिबल? और हाँ जी, शंकर नेत्रालय में है, वो सब क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं सब जगह। तो जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स इस चीज के लिए आए इंडिया में, तो सबसे पहले वो शंकर नेत्रालय में आया। तो जो आपने सुना है वो बिल्कुल सही सुना है, पर वो ट्रायल्स बेसिस पर ही चल रहा है, वो ऐसा ट्रीटमेंट बेसिस नहीं चल रहा। क्योंकि मैं अभी दिल्ली में रिसाइड कर रहा हूँ तो मैं सोच रहा था वहां जाने की,
तो मुझे लगता है मुझे पोस्टपोन रखना चाहिए अभी। नहीं, आपको जाना चाहिए, ताकि क्या होता है जब कोई भी क्लिनिकल ट्रायल होता है, अगर आप रजिस्टर्ड होगे तभी तो आपको कॉल आएगा ना। जब वो जी। ट्रायल शुरू हो जाएगा तब कोई ना वो बुलाएंगे, क्योंकि कोई भी ओके। ट्रायल होता है तो कुछ प्री रिक्विजिट होती है कि भाई ये क्राइटेरियाज मीट होंगे, उसको हम ट्रायल में ले सकते हैं। तो मेरी राय ये रहेगी कि आपको जाना चाहिए, आपको रजिस्टर कराना चाहिए, ताकि जब आपकी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से जब शुरू हो तो आपको खुद से उनकी तरफ से कॉल आए। ओके। ओके, ठीक है, ठीक है। हाँ, वैसे मैंने बीएससी किया माइक्रोबायोलॉजी में। Am I audible? हाँ संदीप, पर आपके बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस आ रहा है, तो प्लीज क्विकली पूछ के फिर म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ठीक है, ठीक है, मैं फिर कभी पूछूंगा। मैं आई एम म्यूटिंग माई सेल्फ। नहीं, आप पूछ लीजिए जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे। पूछना नहीं, बताना था, बस बताना था कुछ, क्योंकि मुझे जब रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हुआ मुझे पता ही नहीं था। मैंने बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में किया था, और माइक्रोबायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, और तब अवेयर नहीं था। ये मैंने किया था 1993 1995 में, और 2024 में आते आते अब मेरे लिए वॉक करना भी मुश्किल है सड़क पे। मैं टू व्हीलर भी चलाता था, बट अब मेरे लिए वॉक करना भी मुश्किल है। तो दैट इज द ओनली थिंग आई वांट टू कर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संदीप, बताएं। हाँ पंकज। मैम मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता था। अगर समझो मैं आरपी पेशेंट हूँ और मैं किसी ब्लाइंड पर्सन से या ब्लाइंड लेडी से शादी करता हूँ, अगर वो किसी और वजह से उनको ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम है, तो अगर बेबी होगा तो क्या वो भी आरपी से सफ़र करेगा या उसमें नहीं होगा? इसके लिए ना वही जो मैंने आपको बताया कि जो जीन मैपिंग है, जो जीन का टेस्ट है, वो होना जरूरी है, पहली चीज। उसके बाद जो है जेनेटिक काउंसलर से मिलना जरूरी है, क्योंकि जो ओके। जीन मैपिंग होगी उसके हिसाब से आगे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये एक बहुत ही अलग तरीके का ही डोमेन है। इसमें कोई ओके। फिक्स्ड नहीं है इतना 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 है। होने की प्रोबेबिलिटी है कितनी है कि भाई 10% है, 20% है, 50% है या 75% है। तो वो जब तक वो इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा ब्लड का जीन से रिलेटेड, और जेनेटिक काउंसलर उसकी पूरी जैसे होता है ना एक वो मैपिंग और वो सब करते हैं, उसके बिना नहीं पता चल सकता। ओके। पर अगर एक पेरेंट को है तो बच्चे को हाँ। होने की प्रोबेबिलिटी तो है ही। बात ये हाँ। आती है कि कितनी परसेंटेज ओके। है ना। और हाँ। दूसरा ये आता है कंसीव होने के बाद भी टेस्ट हो सकता है। ओके, मतलब चांसेस तो है ही, मतलब हो भी सकता है शायद। हाँ, चांसेस ओके। तो है। ओके। अनिल सुमित गर्ग। यस Hello, उदित। ma'am, am I audible now? यस यस यू आर। Ma'am, I have one question. And first of all, thank you, ma'am, for conducting this session. Thank to Namirat as well as Kirti, ma'am, for taking this. Ma'am, you said that A should be taken in some limits. So, what is the recommended limit for that? What is the ideal intake? जो विटामिन ए का जो रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा में जो स्टडीज में जो दिया हुआ है वो 1500 इंटरनेशनल यूनिट्स है Okay. जो उन्होंने दिया, जिससे प्रोग्रेशन स्लो हुआ। पर साथ में ये भी है क्योंकि हमें नहीं पता कि किसका लिवर स्टेटस क्या है, तो वैसे वो 1500 एक नॉर्मल सिनेरियो में नॉर्मल रेंज है, पर किसी के लिए वो ज्यादा भी हो सकती है। मतलब Okay. वही डोज किसी किसी एक जन के लिए ज्यादा हो सकती है, तो इसलिए लिवर फंक्शन टेस्ट भी है। बात ये है कि ये समझना जरूरी है कि कोई भी विटामिन है ए या विटामिन है या कुछ भी है, तो वो हम अपने आप हाई डोज में ना ले लें ये सोच के कि हमारा प्रोग्रेशन ज्यादा स्लो हो जाए। तो जो भी चीजें हैं वो मॉडरेशन में होनी चाहिए। कम लेंगे तो उसका बहुत रोल नहीं है, ज्यादा लेंगे तो वो नुकसान कर सकता है। तो जो स्टडीज कहती हैं, क्योंकि
जो ट्रीटमेंट है या कुछ भी है वो सब स्टडीज पे बेस्ड होता है. स्टडीज Yes. कहती है कि 1500 इंटरनेशनल यूनिट. Okay. This is 1500 per, like this is day wise or month wise. रोज का Okay. 1500 इंटरनेशनल. अब बात ये आती है कि हम ये कैसे चेक करें कि हमने हमारा 1500 हो रहा है कि नहीं नेचुरल सोर्स से. इसके लिए मुझे लगता है हमें किसी एक न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत है जो हमें एक डाइट चार्ट बनाकर दे दे. Okay. Yes. ओके, तो मैं अभी आपसे बात करते करते मुझे ये लगा कि ये होने की जरूरत है. जल्दी मैं ऐसा कुछ करा के फिर आपके लिए पोस्ट कराऊंगी. Sure, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am. हेलो मैम. हेलो. Yeah, please. Yeah, Uh, please. क्या मुंबई में आप कोई ऐसी जगह रिकमेंड कर सकते हो कि जिसके लिए मैं जीन मैपिंग इन्वेस्टिगेट कर पाऊँ? बिल्कुल बिल्कुल 100%. जिस जने से मेरी बात हो रही है वो बॉम्बे ही देखते हैं, तो ओके. आपकी आराम से हो सकती है. मैं उनका नंबर जो है वो शेयर करवा दूंगी ग्रुप पे, जो वो पेशेंट से रिलेटेड देते होंगे, और ओके. उनकी सारी कांटेक्ट डिटेल्स थी, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं. बॉम्बे तो मेन सेंटर है, या. तो आराम से हो सकती है. ओके. पंकज. हाँ नहीं, उसके बाद प्रियंका त्रिवेदी, देन सुमित गर्ग, देन अनिल. Good morning, madam. हाँ, गुड मॉर्निंग. Yeah. गुड मॉर्निंग. Madam, I am suffering with retina pigmentosa. I have one doubt, madam. Doctors prescribed me vitamin A, madam, but I am using C-card, that brand name is, madam. In this, ओके. A, D, E, madam, 3 vitamins are there. हाँ हाँ. I using the tablets, madam. If any problem, madam, it is okay. Your voice is not clear. I'm not getting the question exactly. Presently, the doctors are prescribed vitamin A tablets, madam. Okay. So I am using the brand name is C-card, madam. In this C-card, 3 vitamins are there, madam. A, D, E. Yes, true. So if it is okay or any problem, madam? देखिए, विटामिन ए एंड ये सारी जो चीजें हैं, इनका रोल तो है ही, तो इससे नुकसान तो नहीं होगा. बस ये है कि विटामिन ए अगर सप्लीमेंट ले रहे हैं तो हर 6 महीने में अपना लिवर फंक्शन टेस्ट करा लें आप. ठीक है मैम. बस यही एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हम लिवर फंक्शन टेस्ट कराते रहें बीच बीच में. हर 6 महीने पे करा ले कि अगर लिवर पे अफेक्ट हो रहा है तो हमें पता हो. बस इसी ठीक है. चीज का ध्यान रखना. ठीक है. सुमित गर्ग. Good afternoon, everyone. First of Good all, afternoon. thanks everyone for conducting this session. मैम, एक तो मेरे को ये बात बतानी थी कि जो आपने बताया लाइटनिंग का इफेक्ट, यूवी रेज का, तो ये किसी ने मुझे कभी एडवाइस तो नहीं किया था, लेकिन मैंने अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करके ना लेंसेज बनवाए थे इस तरह से स्पेक्स, जिसमें यूवी प्रोटेक्टेड और एंटी ग्लेयर फोटोक्रोमेटिक लगा, और इट वर्क फॉर मी. बट ये कभी किसी ने एडवाइस नहीं किया, और आप फर्स्ट हो जिसने ये एडवाइस किया मेरे सामने. तो मैं एक तो वही शेयर करना चाहता, वो काम किया मेरे लिए. हाँ. तो फर्स्ट चीज. आपका प्रोग्रेशन स्लो हुआ क्या उसकी वजह से? नहीं, प्रोग्रेशन नहीं, लेकिन हाँ, प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं. कंपेरेटिव टू अदर्स मेरा प्रोग्रेशन काफी स्लो हुआ, मगर 30s में आके मेरी विजन काफी कम हुआ उसके बाद, जब तक मेरा ठीक ठाक था विजन. और वैसे भी डेली लाइफ में इम्प्रूवमेंट था एक, क्योंकि वो प्रेशर पड़ रहा था इससे, तो वो प्रेशर कम हो गया, एक स्ट्रेस लेवल. अच्छा, और मैम एक ये बात कहनी थी, जैसे अभी लेक्सटर्ना टेक्नोलॉजी है फॉर RP65 और यूको 400 अभी चल रहा है क्लिनिकल ट्रायल 3, तो हाउ मच दे विल बी इफेक्टिव? वही है, अभी उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है. जैसे लेक्सटर्ना तो मैम प्रूवन बता रहे हैं ना, क्लिनिकली प्रूवन है वो. क्लिनिकली अभी मतलब बहुत जल्दी है उसके लिए भी ना, अभी क्योंकि उन इंडिया सब में नहीं को भी आया, लेकिन हाँ यूएसए में अब बहुत प्रूवन सारे, है वो. हाँ, यूएसए में प्रूवन है, और वो आप जा भी सकते हैं ट्रीटमेंट कराने उसके लिए. उसका
एक अच्छा खासा पैकेज है, उसके लिए हाँ, 1.5 से yes, 2 महीना भी वहां रुकना पड़ता है। right. पर कुछ भी मतलब उसके ट्रीटमेंट के बारे में मैं उस जोन में नहीं हूँ कि मैं कमेंट कर पाऊँ, क्योंकि हम जो सुनते हैं अभी भी कुछ भी जैसे होता है ना 100% श्योरिटी से नहीं है, क्योंकि हमारी फैमिली में 2 बच्चों को है, आरपी है, Okay, यंग है अभी, okay, और उनके जो चाचा जी हैं रियल, वो रिसर्च में ही है और वो यूएस में ही है। तो yes, उन्होंने अपने लेवल पर वहां पर, मैं आपको ये पर्सनल बात बता रही हूँ जो हमारी फैमिली की ही है, उन्होंने वहां पर क्योंकि उनके ही भतीजों को है दोनों को, जो कि एक 20 का है, एक 24 का है, तो उन्होंने ट्रीटमेंट से रिलेटेड बहुत सर्च किया था, और पिछले दिनों मैं और वो काफी डिस्कस भी कर रहे थे ट्रीटमेंट से रिलेटेड, पर उसमें कुछ भी पॉजिटिव ऐसा कुछ निकल के आया नहीं, क्योंकि oh, वो भी कंसिडर कर रहे थे कि उन दोनों को वहां भेज दिया जाए ट्रीटमेंट के लिए, okay, okay. पर And कुछ मैम भी इंडिया में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो क्लेम कर रहे हैं, जो प्रिवेंशन एंड क्योरिंग क्लेम मैं करते वही हैं, बता तो रही हूँ, हाँ, इनमें जो से जानते क्लेम कर रहे हैं मैं उसके लिए राइट पर्सन नहीं हूँ। रीजन बीइंग कि जो कर रहा है वो एक्चुअल में क्या सोच रहा है उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है, और वो किस क्राइटेरिया में फिट हो रहा है। मैंने बताया ना, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बहुत सारी म्यूटेशंस की वजह से हो रहा है। हैं। हो सकता है आपकी अलग हो, जसदीप की अलग हो, और लोगों की अलग हो, तो वो किस म्यूटेशन के लिए काम कर रहे हैं और आपको कौन सी है, और कितना आपके सिनेरियो में फायदा होगा, कितना आपको प्रोग्रेशन हो चुका, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हम एक चीज मोटी सुन रहे हैं कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के लिए काम हो रहा है, पर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में भी स्पेसिफिकली वो क्या फैक्टर्स लेकर उसको ट्रीट कर रहे हैं, वो स्टडी कर रहे हैं, वो ही बता सकते हैं। मतलब वो मैं भी नहीं बता सकती कि वो कितना फायदा कर रहा होगा, क्योंकि जब तक कोई चीज मार्केट में धड़ल्ले से नहीं आती कि ये ट्रीटमेंट है और आप लो, तब तक कुछ भी नहीं कह सकते। ओके, अच्छा मैम एक और था, एक्चुअली हमने ना एक ग्रुप बना रखा है, उसमें अराउंड 230 आरपी पेशेंट्स हैं। तो हम्म। उसमें एक ऑब्जर्वेशन था हमारा कि जैसे आपकी हाँ। कम्युनिटी की बात हुई थी ना, तो उसमें मोस्टली मोर देन 30-35% अग्रवाल एंड जैन कम्युनिटी से हैं, और सबके हाँ। साथ है कि कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, और इवन सिबलिंग्स में हम्म। भी है, फाउंड हो रहा है। हम्म। और अग्रवाल कम्युनिटी में गोत्र में शादी नहीं होती है, बिल्कुल बैन है। हाँ, स्टिल वो तो वही अग्रवाल मैं, कम्युनिटी में हाँ, इतना फैला हुआ है। हाँ, या तो वही मैं आपको बता रही थी जो हमारा शुरू में था कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बहुत तरीके की होती है, जो साइंटिफिक टर्म्स होती है ना, कि डोमिनेंट, रिसेसिव, एक्स लिंक्ड और आइसोलेटेड। तो ये आइसोलेटेड है, ये आइसोलेटेड टाइप की है, जो ऑलमोस्ट 1/4 होती है, जिसमें पास्ट कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो भी हो रहा है। यस, हाँ, बट वो जस्ट एक कम्युनिटी में बहुत स्प्रेड कर गई है, आई डोंट नो हाउ। हाँ, मतलब कैसे हुई, क्या हुई, ये कोई नहीं जानता। राइट, यस, We can ओके, say that carrier ज़्यादा है उस community में, maybe that is यस, why. आई गेस, हाँ, बट कैरियर ज्यादा है, लेकिन फिर भी सिबलिंग्स में हो रही है, मतलब अब जो जनरेशन में हो रहा है वो सिबलिंग्स में हो रहा है, लेकिन कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है। Yeah. तो बड़ी स्ट्रेंज चीज है। ये बड़ी आई स्ट्रेंज ये आई थिंक हमारे भी किसी स्टूडेंट का ऑब्जर्वेशन था। अगर आप लाइन पे हो तो आप कुछ बताना चाहोगे क्या? शायद मैम मैंने बोला होगा। अच्छा, क्या उसका क्या म्यूटेशन का आपको नाम नंबर कुछ मतलब वो पता है? RP26 सर्कल जीन होता है ज्यादातर में, सर्कल। मतलब सर्कल पाया जाता है, 26 चेंज हो सकता है पर सर्कल ही ज्यादातर पाया गया है। अच्छा, तो इसके लिए प्रिकॉशन डॉक्टर कीर्ति क्या हो सकते हैं कि वो गोत्र का, मतलब अगर मान लो हम जैसे वो होता है ना कि अग्रवाल समाज सभा, या उसमें अगर हम ये चीज कहना चाहें तो उसमें क्या इसका प्रिकॉशन, इसको रोकने का तरीका क्या होगा कि पहले टेस्ट कराएं? देखिए, अग्रवाल में यूजुअली गोत्र में शादी नहीं करते हैं, वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। ये तो वही हो गई कि कहीं से कुछ आना है तो हर में भी हम, ये तो हो नहीं सकता कि शादी से पहले चेकअप Exactly. कराएं। तो ये तो वो वाली है कि जैसे मतलब जैसे हेल्पलेसनेस की सिचुएशन है ना, कि किसी Yeah. को कोई बीमारी होनी है और वो होनी है, उसमें अच्छा, उसमें पहले से कुछ नहीं कर सकते। कोई जब फैमिली genetic हिस्ट्री नहीं है, mutation. जब फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो किस बेसिस पे हम उन्हें कहें ना कि आप पहले चेक कराओ।
इनफैक्ट जैसे हमारे यहाँ पे भी जैसे शादी होती है हमारी कम्युनिटी में भी, तो हमारे मम्मी का, पापा का और दादी और नानी का भी गोत्र देखा जाता है. स्टिल आई हैव दिस प्रॉब्लम. मतलब सिबलिंग्स, मतलब मेरे भाई को भी है और मुझे भी है. और यही मैं सोच रही थी कि मतलब अगर हम ये बोल भी दें तो वी डोंट नो कि किसको कब ये प्रॉब्लम आ जाए. दिस इज समथिंग व्हिच वो इज नॉट प्रेडिक्टेबल. हाँ वही है, ये आइसोलेटेड वाला टाइप का हुआ, इसमें कोई भी पास्ट कनेक्शन ही नहीं है तो भी हुआ. समथिंग लाइक कैंसर, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको उसी से हो, किसी को भी हो सकता है. तो देन हाउ डू वी हैंडल इट is becomes more important than Yes. that cases. Yeah. अच्छा, thank you Sumit for this input. थैंक यू. एक लास्ट में एक रिक्वेस्ट और थी. मैंने आपको बताया ना मेरी एक कम्युनिटी बना रखी है, 230 आरपी पेशेंट हैं. तो जैसे नैब मेरिट ने इनिशिएटिव लिया है, तो अगर कोई आपकी साइड से रिप्रेजेंटेटिव हो, मैं उनको एडमिन बना दूं, तो आगे फर्दर अपडेट्स वहाँ जाती रहें. हमारे आपके आई थिंक आशुतोष, आप उसका पार्ट हो संदीप की कम्युनिटी, उसका ग्रुप का. We can discuss it later. Sure. Definitely, for prevention of blindness, NAB Meerut can do anything. That is my word, and I have gone on record. तो आप बिल्कुल मत उसको वो करिएगा. मोहम्मद हाशिम शेख और अनिश मोरे. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. बेटे, हम Good लोगों ने afternoon. वैसे मैम का बहुत सारा टाइम ले लिया है और वो बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन में बैठी है. तो प्लीज बी ब्रीफ एंड जो बहुत जरूरी बात है तो वो ही करिएगा. हाँ, हाँ प्लीज मोहम्मद Ma'am, yes, हाशिम. ma'am. Good afternoon, ma'am. मैम मेरा Good क्वेश्चन afternoon. ये था, मैम अगर किसी ने लीवर फंक्शन टेस्ट नहीं कराया है और विटामिन ए ले रहा है, तो उसको कुछ ऐसा बॉडी में चेंज या सिम्टम्स ऐसा दिख सकता है क्या, साइन या सिम्टम? साइन या सिम्टम एज सच तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि लिवर फंक्शन टेस्ट डिरेंज होंगे शुरू में तो पता भी नहीं चलता, क्योंकि लिवर की वैसी कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है ना. आपने देखा होगा कि लिवर ट्रांसप्लांट होता है, थोड़ा सा लिवर दो वो बड़ा हो जाता है ना. यस मैम. तो लिवर मतलब विटामिन ए की ओवर डोसेज से ऐसा क्या होगा, वो जो हम जो देखते हैं, जो पढ़ते हैं, उसके हिसाब से तो हमें लिवर फंक्शन टेस्ट ही कराना है. उसी से ही पता चलेगा अगर वो डिरेंज हो रहा है तो 6-8 महीने में एक बार करा ले. यस मैम, लेकिन अगर पास्ट से ले रहा है वो और वो उसने नहीं कराया या उसको पता नहीं था और उसने वो टेस्ट नहीं कराया अगर तो? पास्ट से ले रहा है पर अगर वो ओवर डोसेज कर रहा है तभी तो होगा ना. समझो जो क्राइटेरिया है वो 1500 का है, अगर आप यस विद इन मैम. रेंज ले रहे हैं तब नहीं है ना ये बात. तब हम लिवर फंक्शन करा रहे हैं टू बी ऑन द सेफर साइड. पर कई बार क्या होता है, आउट ऑफ फियर या एंजाइटी की भाई ये चीज फायदा करती है तो हम ज्यादा ले लें. यस मैम. ये होता है ना कि भाई अच्छा ये चीज फायदा करती है तो और लोग 1 टैबलेट ले रहे हैं, मैं 2 ले लेता हूँ. बात वहां आती है. ओके मैम. मैम और अगर बात डॉक्टर ही हाई डोज रिकमेंड कर दे तो, ये जैसे वीकली 1 लाख यूनिट या ऐसा कुछ, डॉक्टर ही ऑप्थोमोलॉजिस्ट ही उसको हाई डोज रिकमेंड करे? देखिए, वीकली जो वो होती है डोसेज होती है वो यूजली 3 ही डोसेज दी जाती हैं, जो हाई डोसेज दी जाती है. पर अगर उससे ज्यादा दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो नहीं देना चाहिए. ओके मैम. कि वीकली 1 लाख तो अगर लाइफ लॉन्ग दे रहे हैं तो वो तो बहुत ज्यादा हो गई ना. यस मैम. ओके, Actually, थैंक यू मैम. madam, sorry for interrupting. Yeah, Hello. please. Yeah, please go ahead. जी, मैं भी आरपी पेशेंट हूँ. मैं 31 साल का हूँ. तो मैं हर साल हमारे यहाँ पे अहमदाबाद से हूँ मैं, तो सिविल हॉस्पिटल जाता हूँ मैं हर साल आई चेकअप के लिए. ठीक है. और वहां से वो लोग मेरे को विटामिन ए की टेबलेट देते हैं. साल में 3 महीने का कोर्स देते हैं वो लोग. साल में 3 महीना ही लेना है रोज की 1 टेबलेट. ठीक है. तो उससे तो कोई ज्यादा डैमेज नहीं होता ना लिवर को? नहीं, अगर 3 महीने आप हमेशा नहीं ले रहे ना, वो 3 नहीं, महीने के लिए इसलिए दे रहे हैं ताकि वो साथ साथ जो उसका जो इल इफेक्ट है वो साथ के साथ डिसॉल्व होता रहे. जैसे हम भी बहुत बीमारियों में ऐसा करते हैं, 3 महीने देते हैं, 15 दिन का गैप करते हैं. पर इसमें ये जानना जरूरी है कि आपको जो विटामिन ए की डोसेज दी जा रही है वो कितनी है.
वो एक ग्लो आई करके टेबलेट थी, वो दे रहे हैं मेरे को। अभी जैसे ये सितंबर मंथ चालू होगा तो मैं जाऊंगा चेकअप के लिए। आपका जो है ना ग्लो आई, मैं सर्च करूंगी कि उसमें कितना विटामिन है, क्योंकि हमें हर उसका पता नहीं होता ना, हर बहुत सारी हाँ। टैबलेट्स आती हैं, तो उसमें कितना कंटेंट है वो एक बार देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं है, एंड ग्लो आई मेनली एंटीऑक्सीडेंट है जहां तक मेरी नॉलेज है, बट अगर आई एम नॉट वेरी। एंटीऑक्सीडेंट है तो 3 महीने नहीं, वो तो ज्यादा ले सकते हैं ना फिर। 3 महीने हाँ लेके 15 दिन का गैप करा जाए और फिर लिया जाए 3 महीने। या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ ज्यादा तो देंगे नहीं आपको। हाँ, आप एक बार कंसल्ट करके आप जब जाओगे तो उनसे आप पूछ लीजिए कि इसमें डोजेज वैसे मैं कितनी एक है। चीज, आपने जो नाम लिया मैं इसलिए बताना चाहूंगी, मैं भी वहीं से पढ़ी हुई हूँ, अहमदाबाद से, अच्छा। सिविल हॉस्पिटल से। ओके how such a small नाइस word. या Deepak Arora and Anish More. Yes, ma'am. Hello, ma'am. Thanks for this wonderful session. And मैम मेरे 2 क्वेश्चंस है। एक आपने इन बिगिनिंग में आपने एक मेंशन किया था कि आरपी एक तो है कि हमें आइस पे हमें इम्पैक्ट कर रहा है, राइट? बट आपने कहा उसके अलावा वो और ऑर्गन्स पे भी आप इम्पैक्ट कर सकता है, लाइक कभी किडनी, लीवर्स पे भी, नहीं, राइट? वो तो अलग थोड़ा टाइप सा की आती है। एक तो होती है आइसोलेटेड, होती है कि सिर्फ आइस पे इफेक्ट आ रहा है। कुछ अलग तरीके के सिंड्रोम्स होते हैं जिसमें आरपी के साथ हियरिंग अफेक्ट होती है, आरपी के साथ किडनी अफेक्टेड होती है, तो वो अलग कैटेगरी है। तो वो तो जब ओके। जैसे आरपी के लिए चेकअप के लिए जाते हैं, तो एक यूजुअल सिनेरियो में क्या है, हियरिंग टेस्ट भी कराया जाता है और किडनी फंक्शन टेस्ट भी कराए जाते हैं और कार्डियक इवैल्यूएशन भी कराया जाता है कि उनको एसोसिएटेड है कि नहीं। सबको नहीं होता, ओके। ये अलग ही कैटेगरी है। आई थिंक वो जब जीन मैपिंग करते हैं तो उसमें तो क्लैरिटी आ जाएगी, तो बिकॉज क्लैरिटी आएगी, पर ये सबको नहीं होना। कुछ मैक्सिमम लोगों को आइसोलेटेड होता है केवल विजन से रिलेटेड, कुछ परसेंटेज में किसी किसी को एसोसिएटेड या तो हियरिंग या किडनी या कार्डियक, ये हो सकता है, सबको नहीं होता, सबके साथ रिलेटेड नहीं है ये। ओके, तो मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि लाइक पहले आपको कुछ और ऑर्गन्स आपका डैमेज हो सकता है, उसके बाद आपका आइस पे भी उससे इम्पैक्ट कर सकता है और वो आरपी ही दोनों का रीजन हो। इस बारे में मुझे भी देखना होगा, क्योंकि ये वाला जो सिनेरियो है ना, ये बहुत ही रेयर है, जो सिंड्रोमिक वाला है कि पहले कोई और ऑर्गन पे हो और फिर आई पे आए। तो ओके। इसके लिए तो मुझे भी थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। आपका कोई, आपके साथ किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ हो तो आप शेयर करिए, ताकि उसके लिए थोड़ा सा पॉजिटिवली, मतलब हमें भी एक रास्ता दिखे। श्योर मैम, श्योर मैम। एंड सेकंड थिंग थी, जैसे अब हम बात कर रहे थे कि डिफरेंट डिफरेंट म्यूटेशन रीजन हो सकते हैं, सबके अलग हो सकते हैं, कि हाँ आरपी हाँ, किसी का कुछ है। तो बीइंग आरपी पेशेंट हमें कैसे पता लगे? क्योंकि हम जैसे जब चेकअप के लिए जाते हैं तो हमें तो बस डॉक्टर चेक करते हैं, वो कहते हैं आरपी है, तो आगे वो कुछ नहीं करते हैं, वो आगे कुछ बात ही नहीं करते हैं, वो उसके कहते लिए हैं ठीक है वही तो आरपी है है तो ना, कुछ नहीं हो उसके लिए जो सकता। ब्लड टेस्ट है वही कराने की जरूरत है ना। जो जीन टेस्टिंग, हाँ, जीन मैपिंग वो जीन बहुत मैपिंग। जरूरी है, मतलब जो करा सकता है वो करा के रख ले, उससे क्या फायदा होगा। समझो किसी ने करा रखा है, हाँ कभी जी। भी कोई मेडिसिन आती है मार्केट में, ओके। आपको पता चल जाएगा कि ये आपके लिए है कि नहीं। ओके। कोई भी ट्रायल ओके। हो रहा है, समझो एक पर्टिकुलर जीन की म्यूटेशन के लिए हो रहा है, अगर आपकी भी वही है तो आप क्राइटेरिया में फिट हो गए ना। हाँ जी। तो जैसे आप अभी जो बात हो रही थी कि जैसे एक यहाँ पे केरला की भी बात हुई जो साउथ में है, और भी जगह जो लोग लाइक वो करते हैं कि हाँ भाई हम लोग ये ट्रीटमेंट करा रहे हैं, और आपने कहा कि जैसे वो डिफरेंट म्यूटेशन की वजह से हो सकता है किसी को आराम आ रहा हो, तो हमें कैसे लाइक उसकी तरफ हमें प्रोग्रेस होना चाहिए, हमें वहाँ जाना चाहिए, हमें कैसे पता लगे कि हाँ ये जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं ये हमारे लिए बेनिफिट है कि नहीं है? वही आपके क्वेश्चन का एक ही आंसर है कि जब तक आपका जीन मैपिंग नहीं होगा, पता नहीं चलेगा आपकी कौन सी म्यूटेशन है, कोई भी आगे काम नहीं करेगा। ओके। कोई भी क्लिनिकल ओके। ट्रायल है, आपको पहले वो देखेगा आपकी एज है, रेटिना की क्या सिचुएशन है, कोई और बीमारी है कि नहीं, आपकी जीन कौन सी है। जीन भी मैच करेगी तो भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कंसिडर होते हैं, तो वो सब बातें बात की है। अगर आप ट्रायल के लिए जाते हैं तो जब तक जीन मैपिंग वगैरह ये सब नहीं होगी तब तक वो आगे भी नहीं बढ़ेंगे। ओके। ओके। तो वो ठीक है। आपको नहीं सोचना कि आप फिट हो कि नहीं,
वो तो जब ओके तक, ओके वो उन्हें देखना है कि आप फिट होगे नहीं, ओके, मतलब वो हम और उन पे आपको ये पता टेस्ट भी कर चल जाए सकते तो हैं। भी आप कुछ नहीं कर सकते। आपको पता चल जाए तो भी आप ये नहीं कह सकते कि मैं क्लिनिकल ट्रायल के लिए हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं और साथ। तो वो ओके काम आपको जिसके पास जा रहे हो उसके ऊपर सरेंडर करना पड़ेगा। ओके ओके, राइट मैम, अंडरस्टूड। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। Kirti ma'am, हाँ जी, can you hear me? हाँ हाँ बिल्कुल। Kirti ma'am, I'm Shashank here from Pune. ओके, हेलो शशांक। हेलो मैम। मैम, जो अभी जो टॉपिक चल रहा है कि इफ यू हैव एनी अदर म्यूटेशंस, सो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आई एम डायग्नोज्ड विथ एल्स्ट्रॉम सिंड्रोम। जो अच्छा। वर्ल्ड में हार्डली देयर आर 100 cases of Alstrom syndrome. Irony was that my father was a doctor, he was a radiologist, एक्सरे स्पेशलिस्ट। इसलिए पूरा मालूम था कि है ना आरपी के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वी वर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। पर 2019 में आई हैव गॉट डायबिटीज, सो आई वेंट टू अ डॉक्टर। हमारे एरिया में एक नए आए थे, तो उन्होंने कहा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा कि मेरी शुगर लेवल्स बढ़ी हुई है और वो कम नहीं हो रही है। तो फिर उन्होंने मुझसे सिम्टम्स पूछे, उन्होंने कहा आपको और क्या क्या प्रॉब्लम है। सो एज आई स्टार्टेड टेलिंग हिम, उन्होंने सबसे पहले लिखा कि आई थिंक सो यू आर सफरिंग फ्रॉम एल्स्ट्रॉम सिंड्रोम। सो आउट ऑफ द 10 थिंग्स व्हिच कम इन एल्स्ट्रॉम सिंड्रोम, मैं उसमें से 7 या 8 में मैच करता हूँ। सो अच्छा। I've done a lot of research on that. So, जैसे कि for example, I'm a little obese, number one. Number two, type 2 diabetes after the age of 45. So, I am currently 52 years. 2017-18 में मुझे diabetes हुआ. Third thing is progressive loss of vision. That is also I've got retinitis pigmentosa. Fourth is cardiac, sorry, LV diastolic dysfunction. Okay. So I did my 2D echo and I found out that dilated cardiomyopathy is the correct word, which is the same as LV diastolic dysfunction. So I've got that. 2022, I had a major heart attack. Okay. Then I've got a kidney problem. मुझे हर 3-4 साल में एक बार कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन होता है। I've tried everything. आयुर्वेदिक किया, होम्योपैथिक किया, एलोपैथिक किया, यूरेटोट्रिप्सी भी किया, लिथोट्रिप्सी भी किया, एवरीथिंग आई हैव डन, बट मुझे वो प्रॉब्लम जाता नहीं है। द डॉक्टर टोल्ड मी दैट एल्स्ट्रॉम सिंड्रोम आपका विच इज ALMS जीन है जो आपका डिफेक्टिव है। इट्स अ जीन म्यूटेशन एज यू सेड फर्स्ट। सो मुझे कई दवाइयां हैं जिससे मुझे इफेक्ट नहीं होता है। जैसे आई एम ओबीज में मैं कितना भी मैं डाइट कर लूं, एक्सरसाइज कर लूं, मेरा वेट लॉस नहीं होता बिकॉज इट इज अ जीन प्रॉब्लम। तो ऐसा आई एम वन ऑफ दोज। Shashank, can you please come to the question which you want to ask Dr. Kirti? No, I mean, she said that if anybody has a syndrome, they can come forward and say. So I came forward and I told that, yes, I am suffering from Alstrom syndrome. Have you tried yoga and meditation, pranayam, etc.? You Yes, are doing? I'm doing that. I'm doing that. Okay. But not heavy exercises because I had a heart attack. So, you know, I'm not allowed to do all that, but I do light exercises. But at least you can easily do pranayam and meditation. Yes, I do that every day. Right. That need to be done. And एक और चीज है, अगर आपने सुना है योग निद्रा, Okay. I don't know है about ना, that. आप योग निद्रा देखिएगा। योग निद्रा क्या है, बॉडी की हीलिंग को बढ़ाती है। उसमें कुछ Okay. करना नहीं है, उसमें आपको लेटे रहना है, तो आपके कार्डियक को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आपकी Okay. फिजिकल हेल्थ को नहीं होगा। उसमें एक्टिवली कुछ नहीं करना होता, मेंटली कॉन्सेंट्रेट करना होता है। तो आप एक योग निद्रा जरूर ट्राई करिएगा। उसकी बहुत सारी स्टडीज हैं, इंडिया में नहीं है, बाहर करी हुई हैं, और वो हीलिंग को हैसन करता है। Okay.
और जो हमारी डीप, आप क्योंकि आपने इस चीज में बहुत करे, तो जो डीप स्लीप में हमारी हीलिंग होती है, हम हर किसी की, वो उस चीज को हैसन करता है जगे हुए भी। ओके तो ओके उससे नुकसान कुछ भी नहीं है, आपको एक्टिवली भी कुछ नहीं करना, तो आप अपने एक नॉर्मल रेजिम में ना योग निद्रा और ऐड कर लें। ओके आप सुनिएगा, ऑनलाइन सुनिएगा, आप समझ जाएंगे कि उससे कुछ भी नुकसान नहीं है। केवल अपने बॉडी श्योर पार्ट पे मेंटली कॉन्सेंट्रेट करना है और कुछ भी नहीं करना। ओके मैम तो आप ट्राई करिएगा ये चीज। So श्योर it's a kind of psychological healing also, you can हाँ, say. साइकोलॉजिकल बहुत लेवल पर है। और वही मैं कहती हूँ, हर किसी से जब भी मेरी योगा प्राणायाम या मेडिटेशन से रिलेटेड बात होती है, कि स्टडीज मेनली बाहर की कंट्रीज में हुई है, चीजें यहाँ की हैं। Yeah, yeah. थैंक यू मैम वेलकम। Rajat, then Anirudh. यस मैम, थैंक यू मैम। मैम ये मेरे को CNVM डिसीज डायग्नोज हुई है मैम लास्ट ईयर। तो मेरे ठीक को है। एक्सेंट्रिक्स वैक्सीन लगी है लास्ट ईयर भी 3 टाइम्स, वंस इन अ मंथ। हाँ, और फिर से वही सेम प्रॉब्लम अभी मेरे को फिर डायग्नोज हुई है। तो अभी 19 को ही रेनिबीजुमेब इंजेक्शन भी लगा मेरे को वैक्सीन। हाँ, अभी हाँ, मतलब हाँ। फिर डॉक्टर ने वही सजेस्ट किया है कि भाई 3 वैक्सीन्स आपको मंथली वाइज लगेंगी और वी विल चेक। और बाकी मैम मैं जैसे रेकी करता हूँ, जैसे आपने अभी हाँ, बात करी ना एनर्जी हीलिंग, तो मैं रेकी मास्टर टीचर हूँ। तो मैं अपनी भी जैसे कि मेरे साथ और भी थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं पर्सनल, जो फैमिली से है वो हैं। तो मेरे को एंजाइटी, स्ट्रेस और पेन, फिजिकल पेन मतलब बहुत रहता था। जैसे अभी भी ये CNVM डिसीज की वजह से मेरा लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर में एक अजीब सा दर्द होता है, जो कि मेरे को तो पेन किलर्स खा के ही ठीक होता था, कि डाइक्लोफेनिक और क्लोराजोक्साजोन के साथ में। लेकिन जब से मैं रेकी में आया हूँ, मेरे को मतलब एंजाइटी, स्ट्रेस और आपका किसी भी तरह का जो भी पेन डेवलप होता भी है, तो उसी टाइम पे मैं ये ज्वाइन कर लेता हूँ। ये सब चीजों की इम्पोर्टेंस तो है ही। जी जो चीज क्या होता है, बहुत चीजें पर्सनल एक्सपीरियंस से होती है। कोई चीज किसी के लिए को कभी अच्छी लगती है और किसी को कोई और अच्छी लगती है। जी तो हमारी बॉडी हमेशा परसीव करती है कि कौन सी चीज हमारे लिए सही है, कौन सी नहीं है। तो मुझे जी लगता है कि बहुत चीजों में चीजें बहुत सारी हैं। एक हमारा अंदर से हम क्या, हमारी बॉडी कह रही है कि ये हमारे लिए फायदे है, वो हमें सुनने की भी जरूरत है। आपके लिए रेकी फायदा कर रही है, किसी के लिए कुछ और फायदा कर रहा होगा। और ये सब इतनी अलग अलग चीजें हैं कि हम पिन पॉइंट करके ये नहीं कह सकते कि यही सही है और ये ज्यादा सही है, ये कम सही है। जी जो जिसके लिए वर्क करे वो करना चाहिए। जी मुझे अभी ऑफ लेटली एक चीज और जो लगती है, मतलब वो इन जनरल है, चाहे आपका कोई भी रीजन हो किसी भी जी चीज से रिलेटेड। जी जो सॉइल होता है ना हमारा, सॉइल, जो हमारी गार्डन गार्डन होता है, घास होती है, जी वो हीलिंग करती है। हाँ जी मैम। और वो हीलिंग हर तरीके से होती है, बहुत अलग अलग। उसकी उसकी डेप्थ में मैं अभी तो इस सेशन में नहीं जाना चाहूंगी, पर मुझे लगता है कि हर किसी को 15-20 मिनट रोज नंगे पैर सॉइल पे चलना चाहिए। यस ये मत सोचना कि वो क्या हीलिंग कर रही है, क्योंकि जो वो कर रही होगी वो खुद को भी एहसास इतनी जल्दी नहीं होगा, पर वो डेफिनेटली करेगी। जी तो बात ये है कि अभी जब हमारे पास बहुत ऑप्शंस नहीं है, तो जो नेचर ने हमें ऑप्शंस दे रखे हैं उनका मैक्सिमम हम यूटिलाइजेशन करें। जी और जो चीजें नुकसान नहीं कर सकती उनको हम अपने आर्मेनिटेरियम में ऐड करें। तो उसमें योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन तो मस्ट है। इसके जी अलावा आपके रेकी, एक्यूप्रेशर, जो जिसके लिए वर्क करे वो करे। योग निद्रा बेनिफिट करेगी, वो मैं कह सकती हूँ। जी सॉइल पे चलना बेनिफिट करेगा। तो अगर हम एक्स्ट्रा और चीजों पे आए मेडिसिन के अलावा, तो जी मेरी आज के सेशन के बाद ये रिकमेंडेशन रहेगी कि हम योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, योग निद्रा जी और सॉइल पे चलना रोज, जी इसको अपना एक डेली रेजिम का एज अ ट्रीटमेंट पार्ट बना लें। क्योंकि इन चीजों से नुकसान कुछ नहीं है। डिजीज का प्रोग्रेशन स्लो होगा ही, रुकेगा तो नहीं, पर जी स्लो होगा। इसके अलावा मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी ना। यस मेंटल हेल्थ भी तो इम्पोर्टेंट है ना कितना, यस ताकि, मैम। और हैप्पीनेस का फैक्टर भी इम्पोर्टेंट है। तो हम सिर्फ डिजीज को ना देख के एज अ ओवरऑल इंडिविजुअल देखें कि हमारी फिजिकल, मेंटल दोनों हेल्थ अच्छी रहे।
और जी ओवरऑल वेलबींग जो हम सोसाइटल डीलिंग है उसमें भी वो फैक्टर रहे, तो जी हमें उस तरफ भी काम करना चाहिए। तो मैम इसी तरह के जो मेरे पास पेशेंट्स भी है होते हैं ना, जैसे साइटिका और आपका एंग्जाइटी के, डिप्रेशन के, तो मतलब जब उनको जैसे डिस्टेंस रह की हीलिंग देता हूँ मैं, तो उनको मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद बहुत चीज़ें कवर होती है मैम उसमें। वही मैं कह रही हूँ कि ये जो सब चीजें हैं वो जिसको जो हेल्प करती है वो जी करे, क्योंकि नुकसान है नहीं, सबको पता है इन चीजों से। यस यस मैम। थैंक यू मैम। So, anybody else, or can we close? हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। मैं अनीश बात कर रहा हूँ। मैडम मैं सांगली महाराष्ट्र है। तो हमारे सिटी में जीन मैपिंग का कोई टेस्ट है क्या अवेलेबल, जीन मैपिंग करना चाहता हूँ। जीन मैपिंग मैं आपको बता रही हूँ हर सिटी से और हो मैडम जाएगा। मेरा दूसरा ये सवाल है कि जैसे आवाज अच्छा, नहीं आ रही है। और मैडम नहीं आ अब आ रही है। रही है, अब आ रही है, अब हेलो, आ रही है। तो मैम ओके, तो मैम मेरा दूसरा एक सवाल है, जैसे आरपी का पूरी दुनिया में एलोपैथी में कोई उपचार अवेलेबल नहीं है फिलहाल आज की डेट में। सो यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखे हैं, डॉक्टर ऋषभ करके कुछ है, वो मध्य प्रदेश में उज्जैन नाम के सिटी में उनका हॉस्पिटल है। तो उनका दावा है कि हमारे यहाँ दुनिया से पेशेंट आते हैं, हम आरपी के पेशेंट जो है उनका उपचार करते हैं और हमारे यहाँ आके वो ठीक हुए हैं, ऐसा उनका उसके दावा है। तो बारे में क्या मैं वो कुछ भी कमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि वो कुछ भी पब्लिकली कुछ भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है। तो हम एज अ डॉक्टर जो साइंटिफिक बेसिस होता है उसी के हिसाब से आगे चलते हैं चीजों को लेके। तो हो सकता है उनके यहाँ होता हो, पर मेरी नॉलेज में कुछ नहीं है उससे रिलेटेड। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके मैम। पर जीन मैपिंग के लिए ना मैं आपको एक नंबर दे देंगे। हाँ ओके। मैं बात करके उनसे, आज तो नहीं हो पाएगी, कल उनसे बात करके जो नंबर हम सर्कुलेट कर सकते हैं, तो जो जिस भी सिटी में है उसकी जीन मैपिंग के लिए कलेक्शन उसी सिटी से हो जाएगा। ओके मैम, ओके, थैंक यू। ओके ठीक है। ओके, एनीबडी एल्स? गुड आफ्टरनून मैम। या यस नईमा। थैंक यू मैम। आपने जो ये इसके बारे में प्रोग्राम रखा था, सेशन रखा था, बहुत अच्छा लगा मुझे भी इसकी ज़रूरत है बहुत। तो ये जो आपने बोला ना, आरपी पेशेंट अगर दोनों होगी जो आपस में शादी करना चाहती हूँ, तो इसके लिए वो जो ये टेस्ट है ना जो करना चाहते हैं शादी से पहले, उनमें पैसे कितने, अगर हम बोलेंगे हम करेंगे, कितने लगेंगे इसमें? जो टेस्ट की वैसे एक नॉर्मल कॉस्ट है वो 20,000 रुपए है और एक ही बार कराना होता है। पर मेरी जो उन्होंने उनसे बात हुई है वो उन्होंने कहा है कि हम 50% लेस पे कर देंगे। ठीक थैंक यू है। मैम। और अगर अगर ऐसा कोई निकलता है जो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो मुझे लगता है कि मैं उनकी फिर जो कंट्री हेड है उनसे पर्सनली कांटेक्ट करके और उनसे बात करूंगी ये नेक्स्ट लेवल पर। वो कश्मीर में, मुझे लगता है शायद कश्मीर में नहीं होगी ऐसा कुछ। Dr. Kirti, if you want, we can make a request on behalf of NAB Meerut, because हमारे इतने सारे लोग हैं जो बेनिफिशियरीज हैं, तो अगर वो उसके हिसाब से कुछ कंसेशन दे सकें। और हाँ नहीं, हम दोनों मिलकर एज अ टीम कर सकते हैं कि आपकी तरफ से और हमारी तरफ से उनको रिक्वेस्ट जाए। we have almost 1,000 students, तो मतलब इतना बड़ा उनको नंबर आई डोंट थिंक कि कोई और ऑर्गेनाइजेशन दे पाएगी। हाँ, हाँ, उस हिसाब से अगर मतलब हमारे 10% बच्चों को भी करना है, पर इफ दे गिव अस गुड जो इन सबके लिए अफोर्डेबल हो। हाँ, मुझे लगता है कि वो कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ तो जो उन्होंने रेट रखा हुआ है वो 20,000 है। जब मैंने आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया तो उन्होंने 50% डिस्काउंट अपनी तरफ से कर दिया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आपको फर्दर कुछ चाहिए तो आपको कंट्री हेड से बात करनी पड़ेगी। ओके, विल डू तो दैट। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि कंट्री हेड से कांटेक्ट करा जाए। और अगर उनके साथ अच्छी बात ये है कि अगर हम उनसे टेस्ट करा रहे हैं, उनके जेनेटिक काउंसलर भी अवेलेबल है, तो जो करा रहा है तो आपको काउंसलिंग के लिए भी एक डायरेक्ट एक्सेस हो रही है, एक डायरेक्ट मीडियम मिल रहा है, तो वो एक अच्छी बात है। और तीसरा, अगर कोई क्लिनिकल ट्रायल होता है और आपका टेस्ट हुआ है, आपकी वही वाली म्यूटेशन है, तो वो आपको खुद से अप्रोच करेंगे ना
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो किसी किसी फील्ड में काम कर रही हैं और उन्होंने नैब मेरठ के साथ कोलैबोरेट मेनली इसीलिए किया है क्योंकि हमारे पास नंबर बहुत लार्ज है और हमारे थ्रू अगर हमारे बच्चे उनसे कुछ भी खरीदते हैं या कोई वो लेते हैं तो देन दे गिव डिस्काउंट, जो हम अपने बच्चों के साथ में शेयर करते रहते हैं। मैं तो वही कह रही हूँ दिस कैन बी अनदर फैसिलिटी लाइक दैट। थैंक यू। थैंक यू मैम। बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि ऐसे ही सेशन करना चाहिए। जो भी होगी ना उनको अवेयरनेस होगी इसी सेशन से, क्योंकि पता चलते हैं हमको क्या करना है, आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ेंगे हम, कैसे देखेंगे क्या करना है। मुझे आज का सेशन सब सेशनों से अच्छा लगा। बहुत यू बढ़िया। मैम। नईमा हमारी बहुत प्यारी स्टूडेंट है, कश्मीर से है और बहुत प्यारी स्टूडेंट है और हमेशा बहुत एनकरेजिंग बातें करती है और अपने लेवल पे भी वहाँ पे बहुत काम कर रही है। मतलब हमें कोई भी काम होता है तो उसकी तरफ से बहुत अच्छी मदद मिल जाती है। तो नईमा एक बार अपना वो भी ऑन कर लो वीडियो ताकि हम एक वो ले सके ना, एक मिनट, ये मेरा वीडियो कॉल है ना, ये स्क्रीन से पता नहीं क्या होता है, स्क्रीन से हट जाते हैं ये मेरे वीडियो कॉल। पहले मैं वो ठीक से नहीं देखूंगी वो कहाँ गई। दीपक जी, अनीश, अगर आप ऑन कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। आप एक ही स्क्रीन पर आ रहे हैं, नईमा, अनीश जी, दीपक जी, सब लोग। बेटा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों में से जो लोग भी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं वो कर ले। मैं एक कलेक्टिव जिसको बोलते हैं ना, कलेक्टिव फोटो या उस टाइप का। आपको आता है मेरा है? हाँ नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है बच्चे आपको देख के। थैंक यू मैम। थैंक यू नईमा। आज मुझे बेहद पसंद आया ये सेशन जो आपने किया है ना, बहुत अच्छा लगा मुझे। अनीश जी भी आ गए हैं। अनीश, थैंक यू अनीश। दीपक जी थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ मैम जी। लैब का नाम क्या है जो आप बता रहे हो जीन टेस्टिंग के लिए? मैं मैट वो सब जीनोम है क्या? आपको ना, नहीं मैं आपको वो सारी डिटेल्स जो हैं वो कल उनसे बात करके तो आपको ग्रुप पे डाल दिया हम जाएगा। उसको समर ग्रुप में जो हमारा जो ग्रुप है उसमें हम शेयर कर देंगे ये सारी डिटेल। आई एम श्योर आप लोग सब उसके पार्ट होंगे। और क्योंकि आज का एक अकेला सेशन था जिसमें हमें मतलब हमारा मन था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा पहुंचे, तो हमने रजिस्ट्रेशन की शर्त नहीं रखी थी क्योंकि उसमें हमारे लिए भी टाइम लग जाता है कि आप पहले रजिस्ट्रेशन करें फिर वो लोग उसको करें। पर आप लोगों में से जो लोग भी रजिस्टर्ड नहीं हैं, अगर वो चाहें तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं नैब मेरठ के साथ। और मुझे भी नहीं है, शायद मेरी भी रजिस्ट्रेशन नहीं है वहाँ समर कैंप के ग्रुप में नहीं हूँ। अगर मेरे लिए क्वेश्चंस नहीं है तो मैं जाना चाहूंगी सेशन से। आई थिंक वी कैन थैंक हर एंड देन वी कैन कंटिन्यू अगर किसी को बाकी कुछ वो रह जाएगा। Okay, sure. And I'd like to thank Dr. Jain for her valuable time and insights. So we really appreciate your dedication towards spreading awareness, and thanks a lot for coming here. ये बहुत अच्छा रहा, बहुत सारी चीजें हैं जो करेंगे और जो क्वेश्चंस हैं अगर आपके कोई आते हैं तो आप मुझे जस्ट मैसेज कर देना, तो वो एक कलेक्टिव के आंसर बनाकर ना वो मैं पूनम जी को भेज दूंगी या जसदीप को भेज दूंगी। थैंक यू सो मच। आज डॉक्टर कीर्ति जैन का बहुत हैवी डे था, बहुत बिजी डे है और मैंने इनको जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल इनका टाइम चुरा लिया। मैंने कहा कि नहीं आप प्लीज आज ही हमारा लास्ट डे है उसमें कर लो। तो नहीं टाइम कुछ नहीं है, पर ये है कि यूजफुल रहे जो चीजें बताई हैं। मुझे एक ये फीडबैक जरूर चाहिए होगा कि जो बातें बताई गई क्या वो रेलेवेंट थी, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं दूसरी साइड पर हूँ ना। तो
जो रिसीवर है उन्हें पता है कि क्या उन्होंने कुछ पॉइंट लिया और दो चीजें उनकी अनआंसर्ड रही, ताकि वो भी आंसर्ड हो, चाहे वो हम एक्सलिस्ट से पूछकर या जो उस चीज में बिल्कुल ऊपर है जो करता है उससे पूछकर करें, ताकि वो जो है ना क्वेरीज कोई भी ना रहे, जो मन में है वो कोई सवाल ना रहे, उनके जवाब हो उनके पास। जितने लोग समर कैंप में हैं वो लोग फीडबैक मैसेज कर सकते हैं उसमें। नईमा या जो लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है पर वो हमारे स्टूडेंट हैं, वो मुझे या किसी भी इंस्ट्रक्टर को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं और वो सारे मैसेजेस मैं डॉक्टर कीर्ति तक पहुंचा दूंगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन भी होगा स्पेसिफिक तो मैं वो भी पहुंचा दूंगी और जो भी वो इनपुट देंगी वो मैं शेयर कर लूंगी आप लोगों के साथ। क्योंकि ये क्या है, क्योंकि इस सेशन से एक बात ये तो निकल के आई है कि इसके बारे में किसी को अवेयरनेस नहीं है, जो सफर कर रहे हैं उन्हें भी नहीं है और जो मतलब आगे फैमिली एक्सपेंड कर रहे हैं उन्हें भी नहीं है। उसकी वजह से कितना ज्यादा पेन होता है कि कितनी जगह घूमते हैं, फाइनेंशियली भी, फिजिकली भी, मेंटली भी। तो एटलीस्ट हम ट्रीटमेंट में कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ये तो कर ही सकते हैं ना, ताकि अवेयरनेस और एजुकेशन हो, ताकि एटलीस्ट जो कुछ तो पेन ईज हो, कुछ तो कंफर्ट मिले चीजों में जी। तो उसमें जो मिसिंग होगा वो चीज ऐड कर देंगे अगले कभी जब भी कुछ होगा तो। जी जी, थैंक यू सो मच। ओके जी, बाय। Tap to activate. Lower your hand. Turn microphone off. Tap to activate. आप लोगों में से जो लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं और आप लोग रजिस्ट्रेशन चाहते हैं तो मैं आपको नईमा आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको फॉर्म भेज दूंगी रजिस्ट्रेशन का, ठीक है? थैंक यू मैम। हाँ हाँ, जिन के पास मेरा या नैब में से किसी का भी नंबर है वो लोग उनको कर सकते हैं। और जो लोग जैसे किसी बिल्कुल बाहर की संस्था से आए थे, आप जिसके थ्रू आए थे, मतलब वो हमारे ही स्टूडेंट्स ने वो मैसेजेस पोस्ट किए थे, आप उन्हीं से मैसेज वो तरीका पता कर सकते हो कि नैब मेरिट को कैसे कांटेक्ट करें। और कुछ भी नहीं है तो बिल्कुल सिंपल हमारा मेल आईडी है nab.meerut, मेरठ की स्पेलिंग है MEERUT@gmail.com। आप उस पे मेल कर दीजिए और आपको मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेज दूंगी। थैंक यू सो मच। आप लोग जितने लोग भी आए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चीज को अगर आप लोग स्प्रेड कर सकें, अवेयरनेस कर सकें अपने अपने उसमें, और उसमें जहां भी आपको लगता है कि नैब मेरिट टीम का कोई भी मेंबर आपकी मदद कर सकता है तो आप जरूर। पूनम मैम। जी पूनम मैम नमस्ते। नमस्ते। प्रियंका बात कर रहा हूँ अहमदाबाद। जी मैम मेरा एक सजेशन था आपके लिए। जी। अगर हम आरपी पेशेंट की कम्युनिटी बना सके व्हाट्सएप पे तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इस फील्ड में किसी के पास बहुत सारी कम्युनिटीज बनी हुई है प्रयागराज जी। अभी किसी ने बताया था कि उनकी है जिसमें 230 या 350 सुमित नाम था। हाँ, वो कम्युनिटी है आरपी कम्युनिटी। हाँ आरपी कम्युनिटी। ये तो शायद आपको भी वहीं से पता चला था। यस मैं भी कम्युनिटी। नहीं, ऋतु जैन अभी कुछ है तो आप अगर आप उनसे कांटेक्ट कर लो, क्योंकि एज सच हम नैब मेरठ की तरफ से नहीं कम्युनिटी बनाना चाहते। हमारे बहुत अलग अलग ग्रुप्स हैं और हमारा ज्यादा फोकस जो है वो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पर है। पर आप लोगों को उसमें जब भी कभी हमारे आपको लगता है कि हम किसी तरह से मदद कर सकते हैं तो डेफिनेटली विल डू। मैं सुमित से बात कर लूंगा और मैं लिंक यहाँ पोस्ट कर दूंगा, आप लोग वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा। तुम मेंबर हो उसके आरपी कम्युनिटी के? नहीं, शायद सुमित का नंबर है मेरे पास। हाँ, क्योंकि तुम तो खुद आरपी के वो नहीं हो। नहीं, मैं उस ग्रुप में नहीं हूँ, लेकिन शायद नंबर है मेरे पास। आई थिंक आशुतोष या अनिरुद्ध में से जरूर कोई उसका मेंबर होगा जिन्होंने। मैं हूँ उस ग्रुप का मेंबर और मैंने खुद का भी बना रखा है। देखिए मुझे पहले ही शक था तुम पे। मैंने कहा जरूर आशुतोष की वो बहुत है, मतलब रीच बहुत है। तो आप इनको आशुतोष आप संदीप को कांटेक्ट कर लीजिएगा और उनको भी मेंबर